आज हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के बहुत ही अनुभवी और सक्रिय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर त्रिपाठी जी यहाँ पर बस कुछ ही क्षणों में पहुँचने वाले हैं और उनका काफ़ी गहरा एग्रीकल्चर को लेकर अनुभव है और प्रधान वैज्ञानिक के रूप में अभी वो देवरी कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत हैं। तो काफ़ी अच्छा जुड़ाव है और बड़ी एक सकारात्मक सोच के व्यक्तित्व हैं वो। तो उनसे आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे वैज्ञानिक लोगों को देखा है, काफ़ी कम लोगों से ही हमारा संपर्क है। सो उनमें ये बड़े प्रतिभाशाली वैज्ञानिक हैं जिनको हम मतलब ये कहते हैं कि ये काम के व्यक्ति हैं। तो बड़ा इनका अच्छा व्यक्तित्व भी है और अनुभव भी है ना। तो निश्चित तौर पे ऐसा नहीं है, सब जगह अच्छे लोग भी होते हैं, बहुत अलग तरीके से काम करने वाले लोग हर जगह पे होते हैं। तो उनका अनुभव आप सबके बीच में आपको मिलेगा। और जैसा कि हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था ब्राउन कंपोस्ट के बारे में, और उसका हमने ये भी बताया था कि हम कमर्शियली भी अगर कुछ सोचना चाह रहे हैं उस कंपोस्ट के बारे में तो उस पर हम बड़ा काम खड़ा कर सकते हैं। वो बहुत ही ज़बरदस्त काम है और उसमें बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि ये संभावनाएं आपको हमने कल बताई था। 40 लाख टन डीएपी भारत की भूमि पर डल रहा है। जिस दिन ये मूवमेंट बढ़ गया ना तो ये 40 लाख टन सीधा रिप्लेस होने की उस पर आएगा। तो 40 लाख टन अब हमें जैविक डीएपी चाहिए पड़ेगा। और हमने आपको ये भी बताया था कि जैविक डीएपी कोई एक जगह पे नहीं बन सकता है, वो जगह जगह पे ही बनेगा। तो हम अपने आप को भी एक इसके रूप में इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपने आप को, है ना। तो बड़ा काम है ये। आप चाहो तो साइड में अपना ये भी करते रहो जो भी आप कर रहे हो, और बाकी साथ में ये भी आप अपना कर लो, है ना। तो एक अच्छा अपन ये कर सकते हैं और इसको बहुत बनाने में कठिनाई नहीं होती है। मैकेनाइजेशन थोड़ा सा आप इसमें ऐड कर लीजिए। आजकल बहुत ऐसी मशीनें आ गई हैं जिसमें आप गोबर को पहले फैला दीजिए, फिर उसमें ही आप रोटरी कर दीजिए, वही पलट देती हैं, ठीक है कि नहीं। पलटने के बाद जब वो क्रैश हो जाता है, पाउडर बन जाता है, कंपोस्ट हो जाता है, उठा के आप डंप करके सीधा मशीन से उसको पाउडर कर लो, छान लो। छानने के बाद मिक्सिंग मशीन में लेके आ जाओ कन्वेयर बेल्ट से, तो सीधा रॉक फास्फेट पाउडर उधर मिलाया, क्वांटिटी मेंटेन करके मिक्सिंग किया और बैगिंग कर दो। तो इसका पूरा सेटअप है, 9-10 लाख रुपए में ये सब सेट हो जाता है ना। उसका मशीनरीज वो सब कैसे होता है वो सब अपने पास है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें आप कर सकते हो दाना बनाने का काम, जो डीएपी का जैसे दाना होता है ना, अभी पाउडर फॉर्म में क्या है ना, हाथ से आपको ऐसे मारना पड़ेगा। दाना बनने के बाद आप मशीन के साथ सीड के साथ में भी ऐड करके आप बुआई कर सकते हैं। उसका प्लांट अलग होता है, तो उसकी जो मशीनरीज है वो लगभग 4.5 से शुरू होती है, 4.5 लाख रुपए से। तो जब आपका मटेरियल पाउडर फॉर्म में बन गया तो बस उसी का एडवांस वर्जन है कि वही पाउडर आप उसमें डाल दीजिए तो ग्रेनुअल बन गया। तो ऐसे करके जब आपका ग्रेनुअल बन गया तो उसके भी दाम बढ़ गए आपके। भाई ग्रेनुअल बन गया कोई मटेरियल तो ठीक है, 1 रुपये 1.5 रुपये किलो की आपकी कॉस्ट और ऐड हो गई, और आपकी जो मशीन की कॉस्ट है वो 50 पैसे हो गई। तो 1 किलो पे अगर आप 50 रुपये की भी इनकम जनरेट करें तो निश्चित तौर पे आप एक अच्छी खासी आय का जरिया तैयार कर सकते हैं कृषि के साथ साथ। तो देखो, खेती आप कर रहे हो आप करिए, पर खेती के साथ में कोई भी एक मॉडल ऐसा होना चाहिए जिस पे बाजार का कब्जा हो, है ना, उस पे आपका कब्जा होना चाहिए। तब जाके ये आपको प्रॉफिटेबल मॉडल में मतलब निकल के सामने आएगा और इससे फिर आपकी एक अच्छी खासी इनकम भी जनरेट होगी। तो इस तरह की ये व्यवस्था है। इस व्यवस्था के साथ में हमने आपको कल प्रैक्टिकल भी आप लोगों ने किया होगा, तो थोड़ी थोड़ी आपको समझ आया होगा कुछ कुछ चीज़ें, है ना, कैसे कैसे, है ना, ये बारीकी से कैसे मिक्सिंग करनी है, कैसे उसकी बैगिंग करनी है। बैग क्लोजर भी आते हैं हमारे पास, है सेटअप है हमारे पास पूरा, छानने का, मिक्सिंग करने का, ये वो सब पूरी मशीनरीज है हमारे पास, इधर उधर है। तो कुल मिला के इस पर बड़ा काम अपन खड़ा कर सकते हैं। ये प्रॉम कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट का भविष्य है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर उतना पावरफुल नहीं है, क्योंकि उस पर जो भी अभी अपनी स्टडी हुई है उसमें यही आया निकल के कि उसका एडवांस वर्जन ये है। तो जब एडवांस हमारे पास है तो हम
कमज़ोर वाले फार्मूले पे क्यों काम करेंगे, है कि नहीं है। तो एडवांस वर्जन पे ही हम आगे बढ़ें और उस पर ही आगे कंटिन्यू अपना कुछ ना कुछ करने का सोचें। तो एक तो ये था। दूसरा, इसमें वर्मी कंपोस्ट के बारे में भी हम आपको दिखाएंगे, सिखाएंगे, बताएंगे। और कंपोस्टिंग के बारे में भी कुछ हम बातें आपसे करना चाहेंगे। और अभी आपको इस सेशन के जस्ट बाद में प्रैक्टिकल भी उसका कराएंगे। तो कि कंपोस्ट को हम किन रूप में कंपोस्ट कहेंगे, मतलब उसका डेफिनेशन क्या होगा। तो जैसे आपको कल जो आपने प्रॉम कंपोस्ट बनाया, तो उसके सामने मतलब प्रॉम एक शब्द है जो उसका स्पेशलाइजेशन के लिए उसको दिया जा रहा है, लेकिन लास्ट में तो कंपोस्ट ही है ना, है कि नहीं है। और वो कंपोस्ट जो वर्ड है किसी भी जैविक खाद में इस्तेमाल होता है, ठीक है कि नहीं। आप चाहे पोटासियम बेस्ड कंपोस्ट बनाइए, चाहे आप वर्मी बेस्ड कंपोस्ट बनाइए, चाहे आप नॉर्मल काउडंक बेस्ड कंपोस्ट बनाइए, हर जगह आपका कंपोस्ट वर्ड यूज़ हो रहा है। तो उसका डेफिनेशन क्या है वो हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे। तो हमारे बीच में आदरणीय सभी को सुप्रभात। तो जैसा कि मैं आप सभी को बता रहा था कि डॉक्टर त्रिपाठी जी बहुत ही अनुभवी और प्रधान वैज्ञानिक के रूप में देवरी कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत हैं। और आपका ज़बरदस्त किसानों के साथ बॉन्डिंग है। मैंने बहुत सारे अफसर और बहुत सारे वैज्ञानिकों को अपने जीवन में देखा है इन 15 सालों के अनुभव में। ये ज़मीनी स्तर के और एक किसानों के साथ और मिट्टी और अपने काम के साथ पकड़ बना के कार्य करने वाले पहले व्यक्तित्व मिले, जिनको मैं हृदय से इस उन्नत कृषि अभियान परिषद और भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे ये कार्यक्रम में हृदयपूर्वक इनका अभिनंदन और जोरदार। आपका बहुत सारे क्षेत्रों में कार्य है। सागर के भी के में थे, तब से हमारा संपर्क है, लगभग 12 साल के आसपास हो गया होगा, 12-13 साल का हमारा संपर्क है। बाकी बहुत ही गहरा अनुभव है आपका एग्रीकल्चर में, किसानों के साथ में लगातार प्रयास करते हैं और हमारे ज़िले को निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक मूवमेंट देने का कार्य आपने किया हुआ है। तो आपका अनुभव जो है ना आपको मिलेगा। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि हम लोग तो आपस में संवाद निरंतर यहाँ पे कर ही रहे हैं और आगे भी करेंगे, मैं आदरणीय त्रिपाठी सर से आग्रह करूँगा कि वो हमारे किसानों को अपना अनुभव साझा करने की कृपा करें। ये एक 30 दिन का भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा सर्टिफिकेशन कोर्स है, जो क्षेत्रीय जैविक कृषि केंद्र नागपुर रीजनल सेंटर और उन्नत कृषि अभियान परिषद सागर के संयुक्त तत्वाधान में ये हो रहा है। और इसमें हम 30 दिन में अलग अलग विषयों पर इन प्रतिभागियों को ट्रेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका एजेंडा है कि कृषि को कैसे उद्यमिता के रूप में, एक व्यवसायीकरण के रूप में स्थापित किया जाए और खेती को कैसे एक लाभकारी मूवमेंट पर ले जाया जाए, इसका ये उद्देश्य है। और इसमें अलग अलग व्यक्तित्व के अनुभवों से हम इन सबको रूबरू करा रहे हैं। तो एक टेक्निकल सत्र होता है हमारा सुबह के समय, और इवनिंग के टाइम में एक प्रैक्टिकल सत्र होता है। तो इस तरह से हम करीब 8-10 विषयों पर इनको जो है जानकारियाँ प्रोवाइड करा चुके हैं। अब मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने अनुभव इन सभी को साझा करें। ये सब पूरे देश भर से आए हुए लोग हैं, कोई राजस्थान से हैं, कोई गुजरात से हैं, कोई मध्य प्रदेश से हैं, कोई दिल्ली से हैं, पंजाब से भी हैं, और शायद झारखंड से भी हैं, तेलंगाना से भी हैं, महाराष्ट्र से भी हैं, है ना, हरियाणा से भी हैं, यूपी से भी है ना। तो लगभग सभी राज्य, नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर सभी राज्य कवर हो रहे हैं। तो पूरा देश भर के यहाँ पर बहुत ही प्रगतिशील और जागरूक और करने वाले ही लोग, क्योंकि इतनी ठंड में जो इतनी दूर दूर से ट्रैवल करके आ सकता है, ये इस बात का प्रमाण है कि ये वो लोग हैं जो वाकई में कुछ करना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पे आपका अनुभव इन सभी के जीवन में बहुत काम आएगा। मैं हृदयपूर्वक मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि हमारे किसान भाइयों को आप अपना अनुभव साझा करने की कृपा करेंगे। डॉक्टर त्रिपाठी सर। मेरा परिचय आपने बहुत बड़ा दे दिया। समझो मैं किसान ही हूँ, मैं भी खेती करता था, बाई चांस पड़ गया तो नौकरी करने लगा। बाकी मैंने खेती की, हल चलाया है। घाट से सिंचाई होती थी हमारे टीकमगढ़ जिले में। टीकमगढ़ जिले का इसी सागर का एक ज़िला है संभाग का,
हमारे यहाँ सिंचाई राहट से होती थी। राहट मतलब ये सब इलेक्ट्रिक वाला कोई काम नहीं था। राहट देखा जानते हैं आप? बैलों से हाँ, बैलों से बस ऐसा घुमाते हैं, फिर उसमें एक पहिया लगा रहता है, वो एक गिररी से ले जाके तो छोटी छोटी घड़ियाँ होती हैं एक डेढ़ लीटर की, उससे पानी गिरता है एक मुख्य बर्तन में, फिर वहाँ से नाली में जाता है। जब हम दिन भर सिंचाई करते थे तो इतनी जगह जितने में अपन बैठे हैं ना, इतनी में सिंचाई हो पाती थी। 1 एकड़ में गेहूँ लेना बहुत बड़ा काम हो जाता था। वो 1 एकड़ की सिंचाई नहीं हो पाती थी जब तक यहाँ जो सिंचाई करके निकले तब तक बगल में, है ना। तो अब सोचो आप, कृषि पिछले 30 सालों में कितनी बदल गई, है ना। मतलब 30 से 35 साल, आज मैं 50 के आसपास होने वाला हूँ, तो मैं 14-15 साल का था तब तक मैं ये काम करता रहा। 35 वर्षों में कितना सब कुछ बदल गया। सब ऑटोमेटिक, पूरा ड्रिप सिस्टम है, आपका फॉगिंग सिस्टम है, नेट हाउस, पॉली हाउस में परिवर्तन बहुत हो गया। लेकिन परिवर्तन के साथ क्या परिवर्तन हुआ कि हमारी मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो क्षीण हो गया। और जो भी, जैसे हम एक क्लाइमेट की बात करते हैं तो ये तो ऊपरी क्लाइमेट हो गया, सॉइल का भी अपना एक क्लाइमेट है जिसमें माइक्रोब्स थे, जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व थे, केंचुए थे, है ना, और भी तमाम तरह के ऐसे जीव थे जो जमीन के वातावरण को निर्मित करते थे। अभी भी हैं वो, पर बहुत कम संख्या हो गई है। और उसके पीछे जो मूल बात है, अभी आपको पिछले 8-10 दिन की पता है, इसलिए बात भी होगी कि मिट्टी के क्लाइमेट में किस तरह से परिवर्तन हुआ। 2015-16 में जब अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस मनाया भारत सरकार ने, उस समय पूरे देश में मिट्टी की जांच हुई। सबको टारगेट थे, हमारे यहाँ भी करीब 10,000 नमूने हमने किए थे चेक। तब हमने नहीं, हमारे साथी सॉइल साइंस थे डॉक्टर ए सिंह, तो मुझे लगता है उन 10,000 में एक भी नमूना ऐसा नहीं था जिसमें ऑर्गेनिक कार्बन एक, जबकि एक अच्छी मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन 1 होना चाहिए, 1 से ऊपर होना चाहिए। तो ऊपर तो छोड़ो आप, नियर अबाउट 1 भी नहीं था, 1 के आसपास भी नहीं था, किसी का 0.8, किसी का 0.86 मैक्सिमम था ये। और कहीं कहीं जो हमारी मिट्टी है बंडा साहेबगढ़ या मालपुर तरफ की, उसका तो 0.4, 0.5 था। तो पॉइंट्स में बढ़ने में लग जाते हैं 5-10 साल। तो 1.1 बढ़ाने में हमें 5 से 7 साल लग जाएंगे। और डिक्लाइन हमारा धीरे धीरे होता जा रहा है हमारी मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को लेकर। 1970 में जब हरित क्रांति आई तो देश की आवश्यकता भी थी उस समय कि हम खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाएं, क्योंकि जो बाहर से हमें अनाज मिलता था या जो हमें ऐड मिल रही थी, तो लोगों को इतना बड़ा जन समुदाय को भोजन की व्यवस्था कराने में उनको तकलीफ हो रही थी। हमारा भी पैसा बहुत खर्च हो रहा था, हम किसके सामने ऐड लेते। हमारे यहाँ भी हरित क्रांति आई 1970 के दशक में, और नई किस्मों का हमने उपयोग किया, फर्टिलाइज़र का उपयोग किया, सिंचाई के साधन बढ़े, और आज हम फूड सफिशिएंट हैं। जहाँ फूड डेफिसिट थे, पानी मतलब भोजन की हमारे यहाँ कमी थी, हम मोटा अनाज खाते थे, चावल हम ज़्यादा खाते थे, गेहूँ हमारे यहाँ कम था। समय की मांग थी तो वो सब काम हुआ उस समय। लेकिन उस दौरान किसी ने ये नहीं कहा था कि गोबर की खाद मत डालो, किसी ने ये नहीं कहा था कि समन्वित उपयोग नहीं करना, संतुलित उपयोग, समन्वित उपयोग पोषक तत्वों का उस समय भी बात हुई थी। लेकिन रासायनिक को थोड़ा ज़्यादा प्रमोट किया गया कि हमारा फूड सफिशिएंसी की ओर हम जाएं। तो आज खूब पर्याप्त खाद्यान्न का भंडार है, अनाज का, दलहन का, तिलहन का, सब्जियों का। जो थोड़ा सा ज़्यादा उम्र के लोग हैं हमारी तरह, उनको पता है उस ज़माने में केवल एक टाइम सब्जी बनती थी, है ना, मुश्किल में, और वो भी सब्जी वो जो हमारे गांव में होती थी। आज हम 2 टाइम घरों में, सबके घरों में सब्जी बन रही है, किसी घर में 3 और 4 टाइम सब्जी बन रही है। अलग अलग सबकी पसंद है, आकाश जी की अलग है, आपकी अलग है, 4 प्रकार की 4 प्रकार की बन रही है, 4 तरह की बन रही है, कि आपकी कुछ और पसंद है, मेरी कुछ और पसंद है ना। तो हम सफिशिएंसी की ओर बढ़ रहे हैं अभी भी, हालांकि कई चीज़ों में हमारा उतना नहीं है जितना कंजम्पशन होना चाहिए। लेकिन ये विकास की जो बात हुई है वो भी हमारे लिए उतनी ज़रूरी है जितनी हमारी सॉइल हेल्थ जरूरी है ना। तो हम चाहे जैविक कृषि की बात करें, चाहे प्राकृतिक कृषि की बात करें, चाहे रासायनिक कृषि की बात करें, चाहे मिश्रित कृषि की बात करें, इन सब में सॉइल हेल्थ इम्पोर्टेंट है ना। अगर हम
मोस्टली 2 पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस का, डीएपी और यूरिया से। ये सब्सिडाइज फर्टिलाइजर है। आप लोगों को भी शायद जानकारी होगी, पिछले साल भारत सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए, कितना 2.5 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी का दिया है फर्टिलाइजर की कंपनियों को। ये तो बाहर जो भेजा वो है, हमारे यहाँ की उधारी चल रही कंपनियों की है ना। उनको स्टोरेज कम पैसे में दिया जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कम पैसे में हो रहा है, गवर्नमेंट के गोडाउंस है जिनमें निःशुल्क रखा हुआ है फर्टिलाइजर। अगर ये सारी की कॉस्ट हम इनकॉर्पोरेट करें तो हमारी जो फर्टिलाइजर की जो कॉस्ट है वो और बढ़ जाएगी। अभी तो मुझे लग रहा है यूरिया की एक बोरी की कीमत 2200-2300 रुपये बोरी पे लिखा हुआ है, हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन 2200 रुपये के आसपास है और 266 में मिल रही है। डीएपी की भी हमारी कॉस्ट जो है करीब 2300-2400 रुपये है, जो हमें 1350। आगे आने वाले समय में कभी अगर मान लो सब्सिडी और कम कर दी या ख़त्म कर दी तो हमारा इतना फर्टिलाइजर का रेट हो जाएगा कि लोग फिर डालने के बारे में सोचेंगे, या फिर कॉस्ट बढ़ जाएगी तो आम जो आदमी है, जो उपभोक्ता है, उसको फिर खाद्यान्न होते हुए भी वो खरीदना उसको कठिन हो जाएगा, है ना। तो दोनों बातें हैं। तो लेकिन हमें अपनी सॉइल हेल्थ को बहुत एक नंबर पर रख के चलना है कि हम सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, आप सब लोग इतनी दूर दूर से आए, निश्चित रूप से आप इतना चीज़ें सीख के जाएंगे तो आप उसको अपने खेत में अप्लाई भी करेंगे। तो आपको पूरे खेत में उसको अप्लाई नहीं करना है, या पहले से अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप पायलट बेसिस पे 1/10 ज़मीन लो आप सबसे पहले। अगर 10 एकड़ ज़मीन है तो आप 1 एकड़ में करो, 5 एकड़ ज़मीन है तो आधा एकड़ में करो, और छोटी लैंड होल्डिंग है तो और कम जगह में करो। जब आपके एक्सपीरियंस अच्छे हो कि हाँ हमें इससे बेनिफिट हो रहा है, तब फिर आप उसका एरिया बढ़ाएं। क्योंकि एकदम जैसे कि हम कोई चीज़ बड़े स्केल पे कर लेते हैं तो फिर हमारे फेल्यूर की चांसेस बढ़ जाते हैं, रिस्क बढ़ जाती है ना। रिस्क में कभी हम पार भी हो जाते हैं, कभी हम रिस्क में पीछे भी हो जाते हैं। तो लेकिन कम से कम हम इतना दूर से आए हैं, इतना हमने समय इसमें दिया, तो हमें इस काम को करना जरूर है। इस काम को करना जरूर है। क्यों करना जरूरी है? सरकार की प्राथमिकता भी है कि हर किसान 1/10 ज़मीन में प्राकृतिक कृषि करे। अब क्यों करें, इसके पीछे क्या है कि जो हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं वो तो क्रॉप में आ रहा है। अभी दिल्ली के एक पेपर में निकला था कि दालों में प्रोटीन कम हो गया, टमाटर में विटामिन सी कम हो गया, मतलब ऐसे अलग अलग चीज़ें दी हुई थी उसमें। तो हम बेसिकली खाई इसके लिए रहते हैं ना, दाल के प्रोटीन मिलना चाहिए हमें, है ना। तो अब हमें प्रोटीन के भी सप्लीमेंट लेना पड़ रहा है कि दाल तो खा ही रहे लेकिन प्रोटीन पाउडर खाना पड़ रहा है, क्योंकि प्रोटीन की शरीर में कमी हो रही है ना। आलस बना रहता है शरीर में, सब कुछ ठीक होते हुए आलस रहता है, ठीक, उसका मतलब प्रोटीन कम है। या हम कार्बोहाइड्रेट जो खा रहे हैं उसमें मान लीजिए हमारे गेहूँ में जिंक नहीं है तो हमें बायो फोर्टिफाइड गेहूँ लेना पड़ रहा है जिसमें जिंक हो, या हमें ऐसा गेहूँ लेना पड़ रहा है जिसमें आयरन हो, क्योंकि आयरन हमारा जो फूड ग्रेस में था वो कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि सॉइल में इसकी कमी। 1950 का एक डेटा है, जब 1950 में सॉइल सैम्पलिंग हुई कई जगह की, तो एक औसत ये निकाला गया कि नाइट्रोजन की कमी है हमारी ज़मीन में, और वर्तमान में 8 से 9 प्रकार की पोषक तत्वों की ज़मीन में कमी है। आप लोग भी सब सुनते हैं, सब खेती से जुड़े लोग होंगे। नाइट्रोजन कम है, डाल रहे हैं बराबर, फास्फोरस कम है, पोटास कहीं कहीं अच्छा है लेकिन कहीं कहीं कम हो गया है, हम पोटास डालते हैं तो उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है। सल्फर की कमी है, कैल्शियम की कमी है, बोरॉन की कमी है, आयरन की कमी है, जिंक की कमी है, जहाँ गोभी हो रहा हो वहाँ मॉलिब्डेनम की कमी है। तो 9 तो गिन ही लिए ना अपन ने। एक दो तत्व और ऐसे हो सकते हैं जिनकी कमी हमारे क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में निकले, और ये तो कॉमन है। हम सागर की बात कर रहे हैं, इतने तत्व तो हमारे यहाँ भी कम हो रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में अगर हम देखते हैं, है ना। सब्जी लगाने वाले किसान आप जानते हैं बोरॉन भी डाल रहे हैं, कैल्शियम भी डाल रहे हैं, मैग्नीशियम भी डाल रहे हैं, सब डाल रहे हैं। तो ये कैसा है कि बिना जानकारी के डल रहा है। थोड़ा सा सिम्टम दिखे, थोड़ा सा कुछ समस्या आई तो अपन ने उसको अप्लाई कर दिया, तो वो ये पता नहीं हमें कि कितना डलना था, कितने की ज़रूरत थी, हमने तो डाला। और आजकल कॉन्टैक्ट फार्मिंग और होने लगी। हमने किसी का एक खेत ले लिया 5 एकड़ का 2 साल के लिए, तो हम उस ज़मीन का भरपूर दोहन करते हैं, भरपूर उसमें केमिकल डाल रहे हैं, है ना। इसके बाद उसको छोड़े आते हैं, दूसरी ज़मीन ले ली। तो ये एक और समस्या बन रही है हमारे लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम मिट्टी की जांच करें, सबसे इम्पोर्टेंट इशू। आप चाहे नेचुरल फार्मिंग करें, चाहे ऑर्गेनिक फार्मिंग करें,
सबसे पहले आपको मिट्टी की जांच करानी पड़ेगी। मिट्टी की जांच किसी विश्वसनीय संस्था से, या सरकारी संस्थाओं में भी विश्वसनीयता है, ऐसा नहीं है कि विश्वसनीयता नहीं है, थोड़ा फॉलोअप नहीं है हमारा। हम नमूना दे दिया किसी को और इसके बाद हम भूल जाते हैं, फिर 2-3 महीने में हमें याद आई, फिर हमने उसको तो जैसी दिखा तो यार हमारा जांच का क्या हुआ। तो हमें थोड़ा उसका फॉलोअप लेना है। मिट्टी की जांच करना सबसे पहला काम। और अगर आप प्राकृतिक कृषि या जैविक कृषि कर रहे हैं तो आपको एक बार माइक्रोबियल पॉपुलेशन भी लेनी चाहिए। कौन कौन से सूक्ष्म जीव आपकी मिट्टी में है ना, वो भी उसी समय जब नमूना लेंगे आप तो एक एनालिसिस के लिए चला जाएगा। एनपीके, सल्फर, फास्फोरस, पोटास सब मिल जाएगा उसमें, ऑर्गेनिक कार्बन, पीएच, ईसी सब मिल जाएगा, है ना। और एक माइक्रोबियल पॉपुलेशन की जांच और होती है। तो अभी जहाँ आप ये जिनके माध्यम से ट्रेनिंग कर रहे हैं जैविक, ये भी करते हैं, CIA भोपाल में भी होती है। जहाँ भी जिस राज्य के होंगे वहाँ पे इसका व्यवस्था होगी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी वहाँ भी होगी। क्यों? क्योंकि ज़मीन में जितने सूक्ष्म जीव हमें चाहिए, जैसे मोटे मोटे हम बात करें राइजोबियम, दलहनी फसलों के लिए चाहिए, कोई भी दलहनी फसल लेंगे आपको राइजोबियम मिट्टी में होना चाहिए। राइजोबियम भी कई तरह का होता है, चने का अलग है, आपका सोयाबीन का अलग है, मटर का अलग है, अरहर का अलग है ना, स्पीसीज अलग अलग। तो राइजोबियम, PSB माने फास्फेटिक फर्टिलाइजर जो बोलने का काम करता है, फास्फेटिक बैक्टीरिया, फॉस्फोबैक्टीरिया, वो पोटास वाला बैक्टीरिया, सल्फर वाला बैक्टीरिया, जिंक वाला बैक्टीरिया, एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम, ब्लू ग्रीन एल्गी का कुछ थोड़ा बहुत अंश होना चाहिए, है ना। इसके अलावा आपका ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास, बैसिलस, ये तो इसेंशियल एलिमेंट्स, ये इसेंशियल वो है। ये क्या नाम, 2 मिनट बात कर लूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार, पहुँच गए आप? हाँ, मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ, मैं एक ट्रेनिंग में आ गया था यहाँ पे कपूरिया, तो मैं आ ही रहा हूँ 12 बजे तक, है ना। जी जी, ठीक 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 ठीक, जी जी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आता हूँ। हाँ 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 हाँ, मैं 12 बजे तक आता हूँ। ठीक ठीक, नहीं नहीं, आ जाऊँगा आ जाऊँगा। तो हम जब माइक्रोबियल पॉपुलेशन की जांच कराएंगे तो हमें ये सबकी पोजीशन भी पता चल जाएगी कि इनकी क्या पोजीशन, क्योंकि हमारी माइकोराइजा वाला ग्लोमस स्पीसीज है ना, ये सब हमारी ज़मीन में होना ज़रूरी है। तभी हमारा जो मोबिलिटी है न्यूट्रिएंट्स की, हम किसी भी रूप में दे रहे हो। देखो पौधे को ये बिल्कुल पता नहीं है, उसको तो नाइट्रोजन से मतलब है। अब आपने गोबर की खाद से दी, कि केचुआ की खाद से दी, कि नाडेप की खाद से दी, कि हरी खाद से दी, कि आपने किस तरह से दिया, आपने उसको इससे लेना देना नहीं है। पौधे को तो नाइट्रोजन से मतलब है। तो उसकी मोबिलिटी होने के लिए क्या जरूरी है? माइक्रोब्स। ऐसा कहा गया कि अगर बैक्टीरिया इस पृथ्वी से खत्म हो जाएंगे तो हमारा जीवन भी 2 दिन में खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना भी डिकम्पोजिशन का काम है ये कौन करता है? बैक्टीरिया करते हैं, या सैप्रोफिटिक फंजाई, ऐसे फफूंद जो सड़ी गली चीज़ों पे अपना जीवन यापन करते हैं, उनको कहते हैं सैप्रोफिटिक फंजाई। तो सैप्रोफिटिक फंजाई अगर खत्म हो जाएंगे, बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे, तो हमारा जीवन भी, हम बदबू से ही मर जाएंगे, सफोकेशन से मर जाएंगे, इतना ज़्यादा चीज़ें फैल जाएंगी। तो सबसे पहला काम मिट्टी की जांच, मिट्टी की जांच के साथ साथ माइक्रोबियल पॉपुलेशन। और जब मिट्टी की जांच आप कराएंगे तो उसमें एक ऑर्गेनिक कार्बन निकलेगा, उसी से नाइट्रोजन बंद कर लेगा इसको। मिट्टी की जांच कराएंगे तो ऑर्गेनिक कार्बन मिलेगा, उसी से नाइट्रोजन निकाला जाता है ना। ऑर्गेनिक कार्बन, और ऑर्गेनिक कार्बन के साथ साथ पीएच आएगा। पीएच माने मिट्टी अम्लीय है कि क्षारीय है। एक अच्छी मिट्टी का पीएच 6.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। 7 तो उसका औसत वैल्यू है, मतलब 6.5 वाली भी अच्छी मानी जाती है, 7.5 तक अच्छी मानी जाती है। बंद कर देती है क्योंकि ऑफिस का टाइम शुरुआत होता है ना, तो इस समय अभी सोचता हूँ कि अब तो ये होगी। तो अम्लीयता पता चल जाएगी या क्षारीयता पता चल जाएगी। एक होता है EC, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, माने जमीन में जो धनायन और ऋणायन है उनका मूवमेंट कैसा है। अगर मूवमेंट अच्छा है तो हमारे न्यूट्रिएंट्स का घुलनशीलता और पौधों को उपलब्धता उसकी बढ़ जाएगी। और ये सब काम जो करता है वो कौन करता है? सॉइल के माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स की संख्या हमें पता करनी, मिट्टी की जांच करनी। फिर 1 साल तक हम इस काम को करें, जो भी आप
प्राकृतिक कृषि वाला काम कर रहे हैं या जैविक कृषि वाला काम कर रहे हैं या रासायनिक वाला भी मान लो आप कर रहे हैं, तो उसका भी देखो ना आप कंपैरिजन के लिए तो उसकी क्या स्टेटस है। और ये जांच का बहुत ज़्यादा शुल्क नहीं है, 400-500 रुपये, 600 रुपये करीब है इसका। संस्थान में कहीं आप कराएंगे तो मिट्टी की जाँच का 150-200 रुपये शुल्क है, और आपका जो माइक्रोबियल टैक्स है उसका 500-600 रुपये। जब हम बड़ा काम कर रहे हैं तो हमें फिर 500-600 रुपये खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमें हमारा स्टेटस तो पता चलेगा ना उससे कि हमारा स्टेटस क्या है। जैसे अभी हमारी थोड़ी तबीयत खराब है, तो मेरे को थोड़ा तनाव हुआ कि भाई जीवन तो तनाव युक्त है ही, परेशानी है ही है, और कोई परेशानी नहीं तो नहीं आ रही जीवन में, तो मैं जाके गया, मैंने जो भी पॉसिबल जांच हो सकती है वो मैंने अपने से ही करा ली। बाद में डॉक्टर को दिखाने गया, डॉक्टर हंसने लगा कि ये सब की ज़रूरत नहीं थी। मैंने कहा सर अब समस्या आती है तो समाधान ढूंढता है आदमी, अब मैं आपके पास तो इसलिए बाद में आया। तो जब हम अपने लिए इतने चिंतित हैं तो हम मिट्टी के लिए क्यों चिंतित नहीं है इतने, जिससे हमारा सारा सब कुछ निर्भर है हमारा मिट्टी पर, है ना। तो मिट्टी की जांच का जो सबसे अभी मुझे नहीं लगता कि 100 में से 5% लोगों ने नमूना अच्छे से लिया। सबसे इम्पोर्टेंट है सॉइल का नमूना लेना। ये आपने चुनाव हुए ना 3 राज्यों के या उस पहले भी होते हैं, तो इलेक्शन जब ख़त्म होते हैं तो इलेक्शन के बाद एक फोरकास्टिंग आती है किसकी सरकार बनेगी। तो दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियां, 5-10 पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, उस पर चर्चा होती है कि ये वोट परसेंटेज कब बढ़ रहा है, इसका कम हो रहा है। कभी कभी उसमें से कोई एक बोलता है कि आपका सैंपल साइज छोटा है, बोलते हैं ना उसमें, तो सिर्फ फोरकास्टिंग है और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आपका सैंपल साइज बहुत छोटा है, 2000 है, कितने लोगों से आपने बात की और जिनसे बात की जरूरी थोड़ी कि उन्होंने सब कुछ सही बताया, ऐसा बात होती है ना। तो सैंपल साइज मतलब अगर सैंपल साइज बड़ा है हमारा तो एक्यूरेसी हमारी अच्छी होगी। तो मिट्टी की जांच के लिए आपको एक फावड़ा ले लें आप, ऊपर की मिट्टी को ऐसा साफ करना। ये काम कब करना है, सबसे उपयुक्त समय है मिट्टी के नमूने का फसल कटाई के 15 दिन बाद, वो भी रबी मौसम की फसल की कटाई के बाद या खरीफ मौसम की फसल की कटाई के 15 दिन बाद। तो खरीफ फसल की कटाई के 15 दिन बाद तो हम रुकते ही नहीं है, हम तो रबी की तैयारी में लग जाते हैं, तो हमारा समय वो मिलाना हमारा कठिन है। तो हम रबी की फसल की कटाई के 15 दिन बाद 2 लाइन के बीच में आप लाइन सोइंग करेंगे। अगर आपने लाइन सोइंग नहीं की तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने लाइन सोइंग की है तो 2 लाइन के बीच का हिस्सा लेना है, ऊपर से फावड़े से ऐसा थोड़ा हटा देना, कूड़ा करकट जो पत्तियां हैं वो हट जाएंगी, क्योंकि अगर वो पत्ती चली गई उसमें तो हमारा सैंपल गड़बड़ हो जाएगा। ऊपर की मिट्टी, ऊपर की परत को थोड़ा सा खरोचना है, केवल खोदना नहीं है। उसके बाद हम ऐसा करते हैं, इधर से लगभग 6 इंच की गहराई का हम गड्ढा करें, इस पूरी मिट्टी को निकाल के फेंक देना। ये हमारे काम की नहीं है। क्यों नहीं है काम की, क्योंकि ये कैसे है, फावड़े से की हमने, लोहे से, तो आयरन तो पहुंच ही गया उसमें। जितनी बार आपने फावड़ा मारा उतने में आयरन घिस के पहुंच गया उसमें। उसको हम हटा के फिर लकड़ी से या पत्थर से हम जो दीवार ऐसी बनी थी उसको ऐसा ऐसा खुरेचेंगे दोनों तरफ। उसमें से 250 ग्राम, 300 ग्राम, आधा किलो, जितनी मिट्टी आपको लेनी है, 100 ग्राम भी ले सकते हैं, 150 ग्राम भी ले सकते हैं, एक नमूना वहाँ से लेंगे। ऐसा आपको कम से कम 8-10 जगह से आपको मिट्टी लेनी है। 20 जगह से लेंगे तो और अच्छी हो जाएगी, 50 जगह से तो और अच्छी हो जाएगी, पर एटलीस्ट 5 से 8 जगह से आपको मिट्टी लेनी। छोटा खेत है अगर तो 2-3 एकड़ तक का है, अगर बड़ा खेत है तब फिर हमें वहाँ पे सैंपल ज़्यादा बढ़ाना है, 20 करना है। तो सारी मिट्टी को इकट्ठा करना है एक प्लास्टिक के बर्तन में या लकड़ी के बर्तन, है ना, या डिब्बे में, ये जो अपना कागज़ का डिब्बा आता है उसमें लेके उसको सबको हम थॉरोली मिक्स करेंगे। मिक्स करके उसमें जो पत्थर है, कूड़ा करकट है, वो सब अलग कर देंगे। साफ़ सुथरी मिट्टी को उसको मिक्स करके उसमें से 4 भाग करें, 3 फेंक दें, 1 बचेगा, 1 ज़्यादा हो रहा है, फिर उसको मिला के 4 भाग करें, 3 फेंक दें, 1 निकाल दें। ऐसा आप 250-300 ग्राम से लेके आधा किलो तक मिट्टी एक कपड़े की थैली में, या सूखा हुआ नमूना है अगर तो पॉलीथीन में भी ले सकते हैं, है ना, उसमें लेके और फिर आप प्रयोगशाला में जांच के लिए भेज देंगे। अगर आपने मल्टीपल मैंने कई खेतों के लिए है तो आपको खसरा नंबर या खेत की पहचान जरूरी है लिखना उसमें, नहीं तो जब नमूने की रिपोर्ट आ जाएगी ना तो हम लोग को पता ही नहीं चलेगा किस खेत की कौन सी है।
आइडेंटिफिकेशन बताना कि खेत नंबर 1 ये, खेत नंबर 2 ये, खेत नंबर। मिट्टी की जांच सबसे पहला काम। इस काम में अगर इस कमोडिटी में हम लग रहे हैं, इस व्यापार में हम लग रहे हैं। दूसरा, जब हम प्राकृतिक कृषि करेंगे, जैविक कृषि करेंगे, तो शुरुआती दौर में आपको 1-2 साल तक उत्पादन में कमी की संभावना रहेगी। ये बिल्कुल फैक्ट है। हो सकता है आपको अच्छा भी मिल जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आपकी संभावना हाँ क्यों रहेगी, क्योंकि हम जब फर्टिलाइजर डाल रहे थे, पेस्टिसाइड डाल रहे थे, तो हम कोई भी परिस्थिति से अपनी फसल को सुरक्षा कर रहे थे। और प्राकृतिक कृषि या जैविक कृषि में हम न्यूट्रिएंट तो दे रहे हैं, लेकिन उनका मोबिलिटी पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि सॉइल का क्लाइमेट उतना उपयुक्त नहीं है ना। बैक्टीरिया जब बढ़ेंगे, फंजाई जब बढ़ेंगे, एक्टिनोमाइसीटी जब बढ़ेंगे, तब वो मोबिलिटी करेंगे, है ना। तो हमें उससे घबराना है। और जब हम इस काम को करेंगे तो 10 लोग अगर आपके काम को देखने आ रहे हैं, तो सिर्फ 2 या 3 लोग आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे, 7 लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे। अरे तो बहुत गंदा खेत है, क्या मतलब, तो ऐसा खेती करने से क्या फायदा, क्योंकि उसमें कचरा तो हो गई ना। आप वीडिसाइड डालेंगे नहीं, मैनुअली कितनी फीडिंग करेंगे आप। अभी यूरिया डाल दो तो फसल एकदम हरी हो जाती है, लेकिन हमें यूरिया डालना ही नहीं है। तो हम जो भी जैविक या प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करेंगे, उससे हमारा उतनी ग्रीनिश नहीं होगी जितना फर्टिलाइजर से होती है। तो नेचुरली है कि वो आपको क्रिटिसाइज करेंगे लोग, लेकिन हमें उनके क्रिटिसिज्म का जवाब ये देना है कि हम अभी शुरुआत कर रहे हैं, 3-4 सालों में हम आपसे बेहतर हो जाएंगे। 3-4 सालों में हम आपसे बेहतर हो जाएंगे, थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। और आप जो पैसा डॉक्टर को खर्च करेंगे थोड़े आगे आने वाले समय में, मैं नहीं करूँगा वो पैसा खर्च, क्योंकि मैं खाद्यान्न अच्छा खा रहा हूँ या सब्जी हम अच्छी ले रहे हैं। तो आपको, क्योंकि ये संसार ऐसा है कि 10 अच्छे लोग मिलेंगे तो 90 खराब लोग मिलेंगे। आप अच्छे होंगे, वो भी खराब नहीं है, पर वो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि आप हट रहे हैं ना उनसे। आप केमिकल की बुराई करेंगे, केमिकल से दूर हो गए, तो वो आपके विरोधी हो जाएंगे, है ना। तो आपको अपना पेशेंस नहीं खोना। दूसरा, बहुत सारे तरीके आपने बताए होंगे कि मैं 1 घंटे 1.5 घंटे में क्या और ज़्यादा बात करूँगा। पेस्टिसाइड का सबसे बड़ा इशू है। देखो, एक तो सॉइल का हो गया, हमने आपको बताया कि मिट्टी की जांच कराएं, और जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन है उसकी पूर्ति करने के लिए आप जीवामृत है, घन जीवामृत है, गोबर की खाद है, केचुआ की खाद है, हरी खाद की कोई फसल है, इंटरक्रॉपिंग है, मल्चिंग का उपयोग है, ये सब बताया होगा आपने। मल्चिंग में भी जैविक मल्चिंग है ना। दूसरा, जब हम ये प्राकृतिक कृषि या जैविक कृषि कर रहे हैं, तो हमें साइमल्टेनियसली अपने जानवर को भी ऐड करना, वो बिना डेयरी के, बिना पशुपालन के, बिना गाय के, डेयरी में भी गाय, बिना गाय के हम ये सब की परिकल्पना नहीं कर सकते, है ना। वो तो हमें चाहिए ही है, गाय ही चाहिए, भैंस नहीं चाहिए। भैंस के गोबर की खाद बना लेंगे हम, लेकिन बाकी चीज़ों में हम अगर उसका उपयोग करते हैं, गोबर का, मान लो वर्मी कंपोस्ट ही बनाया, तो उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। देसी गाय के गोबर में 1 ग्राम में 3 लाख करीब माइक्रोब्स होते हैं। हमें उसकी संख्या को बढ़ानी है, माइक्रोब्स की संख्या को। जब हमारी माइक्रोब्स अच्छे हो जाएं, फिर हम गोबर की खाद भी डालें, उसी से हम केचुआ खाद बनाएं, है ना। लेकिन आपको शुरुआती दौर में गाय का गोबर, गाय का गोमूत्र यही उपयोग करना है ना। तो ये तो हुई सॉइल इम्प्रूवमेंट की बात। 2-3 साल जब हम लगातार इसका उपयोग करेंगे, तब हमारा ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। और शुरुआती दौर में जब आप प्राकृतिक कृषि या जैविक कृषि करेंगे, तो आपको ऐसी फसलों का चुनाव करना है जिनकी पोषक तत्वों की मांग कम है, यानी आपको दलहनी फसलें लेनी शुरुआत में। मूंग है, उड़द है, चना है, मटर है, मसूर है ना। इन फसलों पे आपको जाना है जिनकी पोषक तत्वों की मांग कम है ना। अब आप गेहूँ लगा लेंगे तो गेहूँ में आपको फिर बहुत लाभ नहीं हो पाएगा, लेकिन 2-3 साल तक हम इस काम को कर लेंगे तो हमारी ज़मीन रिच हो जाएगी। अब मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, हमारा फार्म है ऑफिस वाला, तो हमने उसमें C306 लगाया था 10 एकड़, हमारा निकला 70 कुंटल गेहूँ, क्योंकि वो C306 सरवती वैरायटी है, टॉल वैरायटी है, ज़्यादा हम फर्टिलाइजर डाल नहीं सकते, तो उसमें फर्टिलाइजर कम डाला और उत्पादन कितना मिला, 70 कुंटल। यही हमारे
दमोह वाले फार्म पे 10 एकड़ में लगी थी, उनका निकला 190 कुंटल। तो हमारे बात समझ में नहीं आई कि ये इतना अंतर कैसे हो गया। तो 10 एकड़ में क्वेश्चनेबल हो गया ना कि आप 70 कुंटल, वहाँ 190 कुंटल, 120 कुंटल का अंतर हो गया। फिर हमने उसका, अब मीटिंग में जाना था तो हमने कहा डांट तो करनी पड़नी, 70 कुंटल निकला है तो कम है। तो हमने मीटिंग में कहा, मैंने कहा सर हमारे फार्म पे पिछले लंबे समय से गेहूं की खेती हो रही, और दमोह वाले फार्म पे पिछले 15 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ, जिस खेत में गेहूं इन्हें बोया था उस खेत में चना बोया, 15 साल से लगातार चना बोया। तो चना बोने से क्या है, उसमें नाइट्रोजन का एक्युमुलेशन खूब हो गया है ना। यूरिया डालते नहीं है, इसी सोचो में थोड़ा बहुत डालते हैं। तो उन्हें हमने कहा जो डाला होगा, पर उनका पोषक तत्वों का वहाँ पे जमाव बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए आपको गेहूँ मिल गया। इनको अगले साल अगर 190 मिल जाए इनको तो हमारी गारंटी है। बोले नहीं, कोशिश वो करेंगे कि 190 मिले, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें दलहनी फसलों का समावेश करना है। शुरुआती दौर में हमें ना तो वहाँ गेहूँ लेना है, ना धान लेने की बात करनी है, ना मक्का लेना है, इस तरह की फसल ले लेना, दलहनी फसलें। और अगर कहीं आप ऐसी फसल भी ले सकते हैं उसमें, जैसे कि इनकी पानी की मांग कम होती है, जैसे आपका अलसी है ना। अलसी में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। पोषक तत्व तो कहाँ लगते हैं ज़्यादा, जहाँ पे हम इरीगेशन करते हैं, बार बार सिंचाई करते हैं, वहाँ पे हमें पोषक तत्व देने चाहिए। तो आप ये काम करेंगे तो मिट्टी आपकी इम्प्रूव होगी, और मिट्टी के इम्प्रूवमेंट के साथ साथ आपको क्वालिटी वाइज मटेरियल मिलेगा। एक चीज़ का समावेश और कर सकते हैं हम शुरुआत में, जो हम बनाएंगे, उपयोग करेंगे, राइजोबियम कल्चर, एजेटोबैक्टर कल्चर, जिंक वाला कल्चर, सल्फर वाला कल्चर, पोटास वाला कल्चर, एजोस्पाइरलम, ये सारे कल्चर, ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास है ना, बैसिलस, ये सब बाजार में उपलब्ध है। तो आप जिस क्षेत्र के भी हैं वहाँ पे आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, या ये NCO ऐप है ना, जो नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, उनके पास से, मतलब जहाँ भी आपको स्रोत हो सकता है विश्वसनीय, वहाँ से आप, या हमारे जबलपुर से भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे एक बहुत बड़ा हमारी लैब है, वहाँ पे इसकी प्रोडक्शन बहुत बड़ा हो रहा है इसका, आप वहाँ से मंगा सकते हैं। तो आप इनका उपयोग जरूर करें सभी का। इससे हमारा मतलब, हम जो गोबर की खाद डालेंगे, केचुआ की खाद डालेंगे, जीवामृत डालेंगे। अब जीवामृत का वो आचार्य देवव्रत जी की किताब में लिखा है कि जीवामृत के 1 ग्राम में 7400 करोड़ माइक्रोब्स हो जाते हैं। हमने बहुत अच्छे से नहीं बनाया तो आधे तो रहेंगे ना, 7400 नहीं होंगे, 1000 करोड़ तो होंगे। तो इतने माइक्रोब्स हम एक बार डालेंगे तो धीरे धीरे हमारी सॉइल इम्प्रूव होगी। तो ये तो हुई सॉइल की बात। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड एप्लीकेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी की वजह से बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारे कीड़ों का प्रकोप हमारी मिट्टी में, फसल के ऊपर, फसल की कटाई के दौरान, स्टोरेज में हो रहा है। और इससे बचने के लिए हम तमाम तरह की पेस्टिसाइड का उपयोग। और बताओ, टमाटर की फसल करीब 6 महीने खेत में रहती, 4 से 6 महीने। टमाटर में ऑन एन एवरेज 1 सप्ताह में दवाई डलती है कीटनाशी। तो कितने सप्ताह हो गए 6 महीने में? 25-26 सप्ताह हो गए ना। 25 बार तो दवाई डल ली है पेस्टिसाइड। 8 से 15 दिन के अंतर में एक फंजीसाइड डलता है। तो आपके 14 स्प्रे हो गए, 13 स्प्रे हो गए फंजीसाइड की। तो टोटल कितने हो गए? 40 करीब। माने 4 से 6 महीने की फसल में 40 बार पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन है। ऐसे ही बैगन का है, ऐसे ही मिर्च का है। मिर्च में तो और ज़्यादा है, शिमला मिर्च में तो उससे भी ज़्यादा है। तो ये जो पेस्टिसाइड का वॉल्यूम है, ये हमारे खाने के साथ हमारे शरीर में जाता है। दूसरा, कुछ पेस्टिसाइड ऐसे हैं, जैसे एक पेस्टिसाइड का नाम सुना हो आपने, कोराजिन, रेनेक्सिपायर 20SC, कोराजिन के नाम से बहुत पॉपुलर है किसानों में। कोराजिन का जो वेटिंग पीरियड है वो टमाटर में 3 दिन का है। माने अगर हम टमाटर में डालते हैं उसको, तो 3 से 4 दिन बाद हम टमाटर को तोड़ के खा सकते हैं। यही कोराजिन अगर हम बैगन में डालते हैं तो बैगन को 21 दिन तक नहीं तोड़ा जा सकता। तो तब तक तो वो सूख के खत्म हो जाएगा बैगन। 21 दिन में फल आने के बाद फुल मैच्योर होकर टपक जाएगा वो। तो हमारा, या तो हम दवा नहीं डालें
और दवा डालते हैं तो हमारा खाने के लायक नहीं। अब बताओ पेस्टिसाइड का अपना अलग अलग वेटिंग पीरियड, अलग अलग उनका काम करने का अलग अलग क्रॉप में अलग अलग तरीका है। तो या तो हम पेस्टिसाइड डालें नहीं, लेकिन उसके बिना हमारा काम नहीं चल रहा है, तो हम इसको बचें कैसे? हम जैविक जो दवाइयाँ हैं या तो उनका उपयोग करें, बाज़ार में जो मिल रही हैं माइक्रोबियल कंसोर्सिया मिल रहे हैं, जैसे आपका ब्यूवेरिया बेसियाना है, मेटाराइजा मेलासोसिली है, एनपी वायरस है, या आपका ये वर्टिसिडियम लैकिनी है, या तो हम इनका उपयोग करें शुरुआत से। नीम का तेल है, नीमास्त्र है, अग्नेयास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, सप्तस्पर्णी अस्त्र है, तमाम तरह के फॉर्मूले हैं, या तो हम शुरुआत से उसी का उपयोग करें, और या फिर हम ऐसी फसल का चुनाव करें जिसमें पेस्ट कम लगते हैं। और पेस्ट के प्रोटेक्शन माने बचाव के लिए हम क्या क्या, प्रिवेंशन के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो पहला तो ये कि हम इंटरक्रॉप करें, जहाँ भी हम सब्जियां लगा रहे हैं खास तौर से उनमें हम इंटरक्रॉपिंग करें। जैसे चने में मान लो आपको ये पक्का, मान लो चना की फसल आपने लगाई तो आपको उसमें इल्ली लगनी ही है, वो नाम ही उसका चने की इल्ली है, तो वो नाम नहीं खराब हो जाएगा, फिर उसका नाम कैसे नाम बदल जाएगा उसका। तो चने में इल्ली लगनी लगती, तो आप उसके लिए धनिया की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए आपने चना बोया, बीच बीच में या तो आप छिटक दें उसमें, हालांकि धनिया देर से जमती है, धनिया कभी ऐसा करना हो तो आप उस धनिया को पानी में रात भर के लिए एक पोटली में, ढीली सी पोटली में बांध दें, कपड़े में, कॉटन में, और पानी में डाल दें उसको, रात भर वो डला रहेगा, सुबह उसको निकाल के और पोटली को फैला के उसको धनिया को रख दें, तो वो पानी सूख जाए उसका, इसके बाद उसको हम चने के साथ बोनी कर सकते हैं। तो आप या तो इंटर क्रॉप करें या मिक्स क्रॉप कर दें, उससे क्या है धनिया में मित्र कीट ज़्यादा आते हैं, तो वो हमारे साथ साथ चने की इल्ली को भी खाएंगे। प्रिवेंशन के लिए हम उसमें टी आकार की खूंटियाँ, या टी आकार की खूंटियाँ तो हमने कहीं लगी नहीं देखी पिछले 25 साल में, 23 साल हो गए हमें नौकरी करते हुए। टी आकार की खूंटियाँ 23 साल से चल रही हैं, लेकिन कहीं देखने को नहीं मिली। तो क्या करते टी आकार की खूंटी ऐसी बनाई लगा देते हैं, ये ऐसा लकड़ी को लकड़ी की एक लकड़ी गाड़ी और उसके ऊपर एक लकड़ी ऐसी बांध देते हैं। वो पक्षियों का आश्रय स्थल है, तोता है, मैना है, बगुला है, नीलकंठ है, ये सब हमारे खेत में बैठेंगे कब, जब उनको बैठने के लिए जगह होगी। चने के झाड़ पे थोड़ी बैठेंगे वो, गिर जाएंगे वो। कहते हैं ना, कहावत है ना कि चने के झाड़ पे मत बैठा, मतलब हमारा गिरना पक्का है। तो हम खेत में पक्षियों के लिए आश्रय स्थल बनाएं। आश्रय स्थल कैसे बना सकते हैं, और ये तो छोटा सा हो गया, आप 2 डंडे गाड़ें फसल से थोड़ा ऊपर और एक लकड़ी उसमें ऐसी बांध दें, तो उसमें 4 पक्षी भी बैठ जाएंगे तो टूटेगी नहीं। मजबूत चाहिए ना, पक्षी भी ऐसे नहीं बैठता कि वो गिर जाए, है ना। जैसे हम भी बैठने से पहले कुर्सी देख लेते, गिर तो नहीं, पक्षी भी वो जीव है, उसके भी इतना दिमाग है। तो आप पक्षियों के आश्रय स्थल 15-15, 20-20 फीट की दूरी पे 10-12 जगह 1 एकड़ खेत में आप आश्रय स्थल बनाएं। उससे क्या है, जो परभक्षी है, जो इल्लियों पे अपना जीवन यापन करते हैं, वो वहाँ बैठेंगे सुबह और शाम को, और इल्लियों को बीन बीन के खाएंगे। एक इल्ली, आपको भी जानकारी होगी, जब एग लेइंग करती है, अंडे देती है, तो उससे 150 से लेकर 250 तक इल्लियाँ जनरेट होती हैं। तो अगर एक इल्ली भी खा गई वो तोता या मैना या बगुला या काली मैना या नीलकंठ, तो हमारे कोई भी एक पक्षी बैठ के अगर मान लो एक इल्ली भी उसने एक दिन में खाई, 150-200 इल्लियां, तो 150-200 का अटैक हमारे खेत में कम हो गया, है ना। हम ये चना में भी कर सकते हैं, हम इसको सोयाबीन में भी कर सकते हैं, हम इसको उड़द मूंग में भी कर सकते हैं, जो भी फसल आप लें उसमें कर सकते हैं इसका उपयोग। मक्का कहीं होता है तो इन जनरल सभी क्रॉप में कर सकते हैं हम। मक्के में आर्मी वर्म का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो रहा है सब जगह, जहाँ महाराष्ट्र वगैरह में तो बहुत ज़्यादा होता है, तो राजस्थान में हो रहा है, तो आप आश्रय स्थल बना सकते हैं। दूसरा, हमें आज ला नहीं पाया, मेरे को याद नहीं रहा, फेरोमोन ट्रैप आते हैं, है ना, अलग अलग तरह जाते हैं वो चिपचिपे प्रपंच है, वो चिपचिपे प्रपंच है। चिपचिपे प्रपंच आपको बाजार से खरीद लें तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको क्या करना है, जैसे ये हमारी इस साइज के आप प्लास्टिक के टुकड़े कटवा लें। आप एक तरफ उसमें पीला रंग कर दें, एक तरफ उसमें नीला रंग कर दें। तो नीला वाला जो है वो थ्रिप्स और माइट्स के लिए है, और पीला वाला सफ़ेद मक्खी और माहू के लिए है। तो आप ऐसा उसको खेत में लटका दें, इसमें छेद कर दें और लकड़ी से काट लटका दें उसको। ऐसे आप 10-10 फीट की दूरी पर 150 1 एकड़ में लगा दें। 150 अगर 1 एकड़ में लगा देंगे तो आपका रस चूसक कीटों का
80% प्रकोप खत्म। इसको एक सप्ताह बाद इसको निकाल के, अब इसको ऐसे नहीं लगाना, जब हमें लटकाने के पहले हमें या तो सरसों का तेल या अलसी का तेल या ग्रीस आप उसमें लगा देंगे तो कीड़े उड़ेंगे, उनकी पसंद है, उस उड़ के उसमें चिपक जाएंगे, फिर हम उसको इकट्ठा करके साबुन से उसको धो के तो फिर से ग्रीस लगा के फिर लटका देंगे 8 दिन 10 दिन बाद, है ना। और वो ज़्यादा मात्रा में अगर मान लो चिपकने लगे वो, तो फिर हमें जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है उसका हम स्प्रे कर दें, तो कुछ उससे कंट्रोल हो जाएगा, कुछ चिपक के नष्ट हो जाएंगे, हमारा इंसिडेंस बच जाएगा। इसी प्रकार से फेरोमोन ट्रैप आते हैं। फेरोमोन ट्रैप में एक तवे के आकार का होता है, फनल ट्रैप कहलाता है वो गोभी के लिए, बैगन के लिए स्पेशल है। इसी तरह से एक पॉलीथिन लगी रहती है नीचे, आपने ध्यान दिया, ऊपर हरे रंग का या नीले रंग का ट्रैप होता है प्लास्टिक का, उसके अंदर एक ल्यूर लगा रहता है, कैप्सूल जिसको हम कहते हैं, सेप्टा कहते हैं। उसमें एक विशेष प्रकार की खुशबू आती है, इस खुशबू को नर कीट आकर्षित होकर उसके अंदर घुस जाते हैं और वो एक बार घुस गए तो फिर निकल नहीं पाते। अगर उन पतंगों की संख्या जो उसमें अंदर घुसे हैं, पंखी टाइप की रहती है वो, अगर 7 से 8 प्रतिदिन पकड़ने लगे उसमें, तो फिर आपको उसको वहाँ पे कोई भी एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड या जो पेस्टिसाइड आपको डाल रहे हैं उसको आप तत्काल स्प्रे करना पड़ेगा, क्योंकि अब इनकी संख्या उड़ रही है बहुत ज़्यादा, अब ये अंडे देने का काम करेंगे। तो अगर आप उस समय उनको स्प्रे करके उनके अंडों को ख़त्म कर देंगे या उनको एडल्ट को ख़त्म कर देंगे, तो फिर आपके खेत में कीड़ों का प्रकोप एकदम कम हो जाएगा, है ना। तो ये फेरोमोन ट्रैप अलग अलग, जैसे अभी एक लीफ माइनर आपने सुना हो, टमाटर में बहुत आता है लीफ माइनर के ट्रैप आने लगे। एक टूटा फ्रूटा करके एक टमाटर पर नया कीड़ा है जो उसके टमाटर के फल को पंचर कर देता है, इल्ली नहीं है वो, ऐसा छेद कर देता, और अपन सोचते हैं कि इल्ली निकलेगी, इल्ली नहीं निकलती, वो कहीं आगे बढ़ जाती है। जो फली छेदक कीट है उसका भी आता है, बैगन का फ्रूट एंड सूट बोरर का भी आता है, आपका ये मक्के का जो आर्मी वर्म है उसका भी आता है, टमाटर में इसका सोयाबीन के सेमिलूपर का भी आता है। अलग अलग टाइप के उसके कैप्सूल आते हैं, तो हम ट्रैप लगा के उनको ट्रैपिंग करेंगे तो पता चल जाएगा कि अब कीड़ों का प्रकोप होने वाला है, और कुछ तो कंट्रोल हो ही रहे ना। जितने उसके अंदर पकड़ गए उतने तो कम से कम आगे चल के एग लेइंग नहीं कर पाएंगे ना, उनकी ब्रीडिंग रुक जाएगी। तो आपको फेरोमोन ट्रैप लगाना। एक लाइट ट्रैप आता है, आपने सुना हो लाइट ट्रैप, प्रकाश प्रपंच। पुराने वाले जो ओल्ड आते थे उसमें तो ऐसा बल्ब लगता था, सोडियम लेपर लेप। आजकल जो आ रहे हैं वो सौर ऊर्जा वाले भी आ रहे हैं, लाइट नहीं भी है खेत में तो उसमें छोटी सी प्लेट लगी हुई है, दिन में वो चार्ज हो जाती है, शाम को बल्ब उसी से जल जाता है। तो बहुत सारे कीड़े ऐसे होते हैं जिनके जो मेल इंसेक्ट हैं वो प्रकाश की तरफ आकर्षित होते हैं, और प्रकाश की तरफ आकर्षित होकर वो बल्ब के पास जाएंगे, बल्ब में हमने वहाँ पानी भर रखा है उसमें, तो वो पानी में जैसे ही एक बार टच किया उन्होंने वो गिर जाते हैं, और उसमें थोड़ा सा कुछ केमिकल अपन डाल देते हैं, वैसे तो पानी में ही मर जाते हैं वो। तो आपका जो कीड़ों का ट्रैपिंग हो जाती है, तो एक तो निगरानी हो गई कि कौन से कीड़े आ रहे हैं। एक ही प्रकार के कीड़े अगर उसमें 7-8 रोज पकड़ रहे हैं, इसका मतलब कोई विशेष स्पीसीज हमारे यहाँ अब प्रकोप करने वाली है। तो जब आप ट्रैपिंग करेंगे और उसके अंदर एक से कीड़े आपको दिखेंगे, तो आप फिर क्यूरियोसिटी आपके मन में यदि भी रहेगी कि ये किसका एडल्ट है, तो आप उस एडल्ट की पहचान करके उसका फर्दर कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपका ट्रैपिंग से, आपका मॉनिटरिंग से आपका बहुत सारा काम बच जाएगा। मान लो हमें ये पता हो कि हमें कौन सी बीमारी होने वाली है, तो हम सीधे डॉक्टर को जाकर उसका इलाज करा लेंगे, क्यों जांच कराएंगे। तो आपको ट्रैपिंग हो जाती है। तो ये फिजिकल मेथड है, इसमें हमें कोई केमिकल या कोई बायो पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करना है, ये फिजिकल मेथड है। कुछ लोग करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका इल्लियों का प्रकोप हो रहा है, तो आप 2 लोग रस्सी पकड़ के और फसल के ऊपर रस्सी को हिलाते हुए दोनों लोग दौड़ लगा के चले जाओ, तो पौधे हिलेंगे। तो जो उसमें इल्ली लगी होगी शाम को या सुबह, ये काम सुबह या शाम को होता है। इल्ली दिन में नहीं नुकसान पहुंचाती, इल्ली पहुंचाती है रात को नुकसान। नॉक्टिडी फैमिली के हैं ये, रात्रिचर प्राणी है, मतलब रात को नुकसान करेंगे। तो आपको अगर वो रस्सी घुमाते हुए शाम को आप 5 बजे के बाद खेत में चले जाएंगे, एक इधर पकड़ लेके और दौड़ता वो चला जाए, तो ये पौधे हिलेंगे तो इल्ली क्या होगी, नीचे गिर जाएगी। और ऐसा बताते हैं कि इल्ली एक बार अगर नीचे गिर गई तो फिर वो ऊपर चढ़ने की क्षमता उसकी खत्म हो जाती। तो आपका फिजिकल मेथड ये भी हो गया। रस चूसक कीटों के लिए मैं पहले नौगांव में था तो वहाँ पान बहुत था, चौरसिया जी भी पान लगाते थे पहले। अभी भी तो, लगा रहे हैं। हाँ यहाँ लगाए हैं तिली में।
तो मैं पान अनुसंधान केंद्र में था वहाँ, तो मैं नया वहाँ काम मैंने ज्वाइन किया था। तो उनने हमसे पूछा कि इंसेक्ट का इंसिडेंस क्या है इस समय। तो मैं 2 बार बरेजों में गया, वहाँ गढ़ी में लहरा महाराज में बरेजा होता है छतक के पास, हम लोग को कीड़े दिखे ही नहीं। तो मैंने सर को कहा, मैंने कहा सर यहाँ तो बिल्कुल इंसिडेंस नहीं है। बोले नहीं ऐसा हो नहीं सकता, थोड़ा बहुत तो कोई ना कोई इंसेक्ट तो होगा। अब इल्ली तो लगती नहीं है पान में, बहुत रेयर कभी कोई इधर टमाटर वमाटर की आ जाए तो आ जाए। मैंने पूछा, मैंने कहा सर मैं 2-3 बार जा चुका, मुझे बोले तुमने कैसे देखा। मैंने कहा सर मैं पूरे बरेजे में देखे आया। अरे बोले बेवकूफ़ ऐसे नहीं मिलेंगे, कीड़े उड़ जाते हैं वो तो उसमें जो लगते हैं। आप जाओगे तो आप 2 झंडे बनवाओ, एक नीले रंग का एक पीले रंग का, और आप वो झंडे लेके बरेजे में 2-3 चक्कर लगाओ जाते हुए झंडों के। तो हम झंडे बना के ले गए, उसमें ग्रीस लगाया उन्होंने, या अलसी का तेल लगा लेना, तो अलसी का तेल नहीं मिला, थोड़ा ग्रीस लगा लिया, थोड़ा सरसों के तेल में मिक्स करके। तो हम बरेजे में 2 चक्कर घूमे, और जो बाहर लेके आया तो उसमें 100 से ऊपर कीड़े थे। मैंने उनको फोन लगाया, मैं सर ये पूरे बरेजे में तो बहुत ज़्यादा मिले। अब बोले ऐसा नहीं करना है, अब उनको 2-3 दिन बाद साफ करके फिर से अलसी का तेल लगा के आना, और 2-3 पौधों को हिलाना, और फिर उस झंडे को हिला देना, तो जो कीड़े उड़ेंगे ना वो उसमें ट्रैप हो जाएंगे, पकड़ जाएंगे। तो इंसिडेंस मान लो जो आपने 6 पौधों को हिलाया, 6 पौधों में आपके कितने कीड़े ट्रैप हुए, उससे अपन संख्या निकालेंगे। तो ये काम अपन भी कर सकते हैं। हम जब ऑर्गेनिक कल्टीवेशन करेंगे वेजिटेबल्स का, तो हम 2 झंडे बनवा लें, एक पीला एक सफ़ेद या नीला, नहीं सफ़ेद या पीला और या नीला। नीला थ्रिप्स के लिए और माइट्स के लिए है, उसकी पसंदीदा कलर है ना, सबका अपना अलग अलग कलर पसंद होता है। जैसे मुझे मान लो सफ़ेद कलर पसंद है तो इनको नीला कलर पसंद होगा, तो उनका कलर पसंद है, ये फिक्स है, भगवान ने उनको कोडिंग की है। तो आप सब्जियां जहाँ लगाए हैं, एक आदमी सब्जियों को थोड़ा हिलाता जाएगा डंडे से, और दूसरा आदमी झंडा हिलाता हुआ चला जाएगा, तो जितने भी रस चूसक कीड़े 50% उसमें आपके पकड़ जाएंगे। पकड़ गए और पानी से धो तो खत्म कहानी। तो हम इंसिडेंस बचा सकते हैं। ये सारे फिजिकल मेथड हो गए ना, इसमें कोई केमिकल का तो काम नहीं हो। फिर कभी आपको ज़रूरत पड़ती है नीम का तेल, गौमूत्र है ना, गौमूत्र लेके ज़्यादा मत डाल देना, 1 लीटर 10 लीटर पानी में, वो भी एक इंसेक्टिसाइड का काम करता है। फिर और सारे तमाम उपाय हैं उसके, 10 वाणी अर्क है, नीमास्त्र का निर्माण करना है, एक वो अग्न्यास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, ये सब बना सकते हैं। छोटे से स्केल में हम जब काम करेंगे इसको, तो इसको बना के उपयोग करेंगे। ये होने के साथ साथ हम जैसे रस चूसक कीट अगर आपके यहाँ लग रहे हैं, तो वर्टीसीलियम लैकिनी है, ये जैविक कीटनाशी है, पूरा सेफ है हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वर्टीसीलियम लैकिनी, ये रस चूसक कीटों के लिए, थ्रिप्स, जैसिड, एफिड, वाइट फ्लाई, ये चारों इंसेक्ट इससे कंट्रोल हो जाते हैं। एक है ब्यूवेरिया बेसियाना, एक शुरुआत में हम इसका स्प्रे करते हैं तो इल्लियाँ भी कंट्रोल होती हैं और रस चूसक कीट भी नियंत्रित होते हैं शुरुआती दौर में। ब्यूवेरिया बेसियाना, बूवेरिया बेसियाना लिख लो आप, तो BUVARIA, ब्यू या बूवेरिया बेसियाना लिख लो, बूवेरिया बेसियाना है ना। एक आता है मेटाराइजम एनासोफिली, ये मेटाराइजियम इल्लियों को भी कंट्रोल करता है, और कभी सॉइल इंसेक्ट है अगर आपके खेत में, सफ़ेद रंग का एक कीड़ा होता है जिसको अपन वाइट ग्रब कहते हैं, मूंगफली में, सोयाबीन में, बरसात वाली फसलों में वो ज़मीन में जड़ों को काटता है, जहाँ कच्चा गोबर का खाद उपयोग होता है बार बार, वहाँ ये सफ़ेद ग्रब बहुत नुकसान पहुँचाता है। तो उसको पकड़ो तो ऐसा टेढ़ा सा हो जाता है, वाइट कलर का रहता है, इतनी बड़ी इल्ली रहती है, लंबा सा बाल है ना, बाल भी होते हैं उसमें, बड़ा अरे देखने में बुरा लगता है, देख के छोटे बच्चे तो डर जाते हो। सफ़ेद ग्रब अगर कहीं है तो आप मेटाराइजम एनासोफिली की 2 किलोग्राम मात्रा को 1 कुंटल गोबर की खाद में मिक्स करके 1 एकड़ ज़मीन में डाल देंगे आप, तो नेचुरली कंट्रोल हो जाएगा, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। ये जो मेटाराइजम है ये एक एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई है। एंटोमोपैथोजेनिक मतलब ऐसा फफूंद जो कीड़ों पे अपना जीवन यापन करता है, तो ज़मीन में हम डालेंगे तो ज़मीन के लिए हमारी सेफ है, वो कीड़ों पे अपना जीवन यापन करेगा। तो दीमक है, सफ़ेद ग्रब है, वायर वर्म है, कट वर्म है, इन सबको ख़त्म करेगा वो प्राकृतिक रूप से। तो हम उसको इल्लियों के लिए भी स्प्रे कर सकते हैं और ज़मीन में भी डाल सकते हैं। NP वायरस है, अगर मिल जाए आपको कहीं, उसको तो हमें खुद बनाना है। NP वायरस को
एनपी वायरस बहुत सारी इल्लियों को नियंत्रित करता है। उसको अगर उसकी पहचान ये है कि कभी जब आप प्राकृतिक कृषि करेंगे, जैविक कृषि करेंगे, तो चने की इल्ली खास तौर से, चने की इल्ली नेचुरली खत्म हो जाएगी, मर जाएगी। कभी उल्टी आपको काली सी उल्टी टंगी मिलेगी आपको किसी पौधे में, है ना। अगर ऐसा कभी हो जाए तो इसका मतलब समझना उसमें एनपी वायरस लग गया है। लेकिन अभी नहीं होगा ये सब काम, ये होगा 2-3 साल बाद, जब हमारे मित्र कीट वहाँ सक्रिय हो जाएंगे, मित्र हमारे फफूंद और विषाणु वहाँ सक्रिय हो जाएंगे, तो वो चने की इल्ली उल्टी लटकी मिलेगी पौधे के कहीं ना किसी हिस्से पे मरी हुई और काले रंग की हो जाएगी। उसको आप वहाँ से निकाल के और क्रश करके उसको पीस के और थोड़े चने के जो बीज होते हैं या तो उनमें या चने की पत्तियों में आप मिला के और चने की इल्ली आप 25-30 पकड़ के वहाँ छोड़ देंगे, तो चने की इल्ली क्या पत्तियों को खाएगी वो, है ना। उसमें वो विषाणु है क्योंकि क्रश कर दिया था ना अपन ने, वो विषाणु वाला भोजन वो चने की इल्ली के पेट में जाएगा। 7 से 8 दिन में वो इल्ली बीमार होना शुरू होगी और 12-13 में इल्ली मर खत्म हो जाएगी, वही काले रंग की होगी। जब ऐसी 100-150 इल्लियों को आप कम से कम 250 इल्ली चाहिए आपको, 250 LE लिखा रहता है उसके आगे, एंटी वायरस के आगे, कभी आप देखेंगे किताब में, तो वो ग्राम नहीं है, वो LE मतलब लार्वल एक्सट्रैक्ट। 250 इल्लियों को पालन पोषण करके उनको वायरस खिलाया गया, उनको मारा और उसका रस निकाला, तो 1 एकड़ के स्प्रे के काम 250 LE ऐसे तैयार करते हैं उसको। हमने सीहोर में जब हमने नौकरी ज्वाइन की तो हमने एंटी वायरस अपने साथ बनवाए। तो पहले तो वो इल्ली से वायरस बना दिया, वायरस उसमें मल्टीप्लाई हो गया, उससे दवाई बना के फिर उसका उपयोग किया था। तो पहले तो हमारे इल्ली मिली ही नहीं वो लटकी वाली, हमने जिसके अंदर में नौकरी ज्वाइन की उसने कहा इल्ली ढूंढो। तो मैं 8-10 दिन तो खेत में ही घूमता रहा, कहीं नहीं मिली मुझे, कोई इल्ली नहीं मिली। फिर जब तक हमने जो ऑर्डर किया था हमारा US जो धारवाड़ में है ना, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी धारवाड़ में कर्नाटका में, वहाँ से उन्होंने कल्चर मंगाया, बोले अब वो वहाँ नहीं मिलेगी इल्ली, अब ये खिलाओ इसको। तो इल्ली उसको तैयार करके फिर एंटीबायोटिक, ये बायोपेस्टिसाइड भी नेचुरली भी बना सकते हैं। फिर कभी बहुत ज़रूरत पड़ जाए आपको समझो कि बहुत आउटब्रेक हुआ इंसेक्ट का और कहीं कंट्रोल नहीं हो रहा, आपकी जैविक खेती में, आपके प्राकृतिक खेती वाले खेत में भी इल्लियाँ नुकसान पहुंचा रही हैं, तब हमने बिल्कुल कसम नहीं खा ली है, वहाँ एक आध बार हम ऐसे पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन करेंगे जो हमारे लिए एनवायरमेंटली सेफ। जैसे एक पेस्टिसाइड बाजार में आ रहा है इमामेक्टिन बेंजोएट, बहुत अंतिम विकल्प के रूप में जब ये लगे कि पूरा विश्व जो है हाहाकार मचा है, अब तो ब्रह्मास्त्र चलाना ही पड़ेगा, है ना, परमाणु बम तो डालना ही पड़ेगा तभी काम चलेगा हमारा। तब हम अगर इल्लियों के लिए कभी दवा डालने की बात आए तो आप इमामेक्टिन बेंजोएट डालना, शाम के समय डालना 3 बजे के बाद। ये है तो केमिकल, लेकिन ये ऐसा केमिकल है जो एक बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन से बनता है, मतलब कहीं ना कहीं उसमें बैक्टीरिया जुड़ा हुआ है जिसकी हम खोज में लगे थे, जिसकी संख्या को बढ़ाने में लगे हैं। तो एक बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन से बनता है ये, तो हमारे लिए उतना नुकसानदायक नहीं है जितना दूसरे केमिकल है। नुकसानदायक तो है, पेस्टिसाइड है तो नुकसानदायक तो है वो, लेकिन सेफ है वो, हमारे लिए उतना नुकसानदायक नहीं है। तो आप इमामेक्टिन बेंजोएट का उपयोग करें। रस चूसक कीटों को तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी दवा डालने की, इतने उपाय करेंगे। रस चूसक कीटों के लिए नीम का तेल बहुत सेफ है, गौमूत्र सेफ है, नीमास सेफ है, तंबाकू का अर्क सेफ है ना। राख डाल देते हैं, राख डालते हैं ना अपन बैगन में, राख में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं आप। मिट्टी का तेल तो मिलता नहीं है, लेकिन मिल जाए तो थोड़ा मिट्टी का तेल मिला लें अगर 5 ग्राम 5 ml 1 किलोग्राम राख में, और उसको डस्टिंग करें तो फिर इंसेक्ट और जल्दी भागते हैं वहाँ से, बैठते ही नहीं है राख की उसकी मिट्टी के तेल से बचने। क्या मिलता है? कैरोसिन अभी नहीं मिल रहा है। हाँ नहीं मिल नहीं रहा, डीजल नहीं रहा, लेकिन मिल जाए तो आता है ना घासलेट जिसको कहते हैं। नहीं तो वो जो आता है ना जो अपन पेंट में मिलाते हैं, क्या कहते हैं, तारपीन का तेल 5 ml 1 किलो राख में, तो कोई उससे इतने केमिकल उड़ने वाला है वो तो उड़ जाता है। वो जो है फ्यूमिगेंट है, उसका कोई प्रभाव जमीन में भी नहीं होगा। मान लो केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं, माने नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, तो उसका कोई वो तो उड़ जाता है। ऐसे मिट्टी का तेल भी उड़ जाता है, तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो हमारे लिए हमारी खेती
बिना केमिकल के, कम केमिकल के, धीरे धीरे हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। चर्चाएँ बहुत सारी हैं, फिर कभी एक आध दिन मौका निकालूंगा। एक्चुअली के बारे में सीड तो बहुत सारे, आप जब आप नेचुरल फार्मिंग करेंगे तो आपको हाइब्रिड नहीं लेना पड़ेगा, है ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो उसमें हाइब्रिड सीड का कोई कॉलम नहीं है। बाकी जो वैरायटी है हमारी वो सब इम्प्रूव वैरायटी है, हमारे देसी है ना, हमारे इंडिजिनस मटेरियल से निकली हैं वो सिलेक्शन करके। तो अगर आप सोयाबीन लगाते हैं तो क्योंकि अब अलग अलग राज्यों के, तो सोयाबीन की महाराष्ट्र की अलग वैरायटी है, राजस्थान की अलग वैरायटी है। राजस्थान में हमारी एक वैरायटी इस बार बहुत पॉपुलर हुई है, JS 2094 सोयाबीन की, है ना, नई वैरायटी। राजस्थान में इसका अच्छा परफॉर्मेंस है, महाराष्ट्र में अच्छा परफॉर्मेंस है। आपका एक M85 वहाँ महाराष्ट्र की वैरायटी है सोयाबीन की, बहुत पॉपुलर हमारे यहाँ हो रही है वो, है ना। तो सोयाबीन की अगर आप खेती कर रहे हैं तो नई वैरायटी में JS 2172 एक नई वैरायटी आई है अभी, JS 20116 है, JS 2212 है, 2218 है। एक और मार्केट में जो बहुत पॉपुलर है ब्लैक गोल्ड के नाम से सोयाबीन, वो भी हमारी यूनिवर्सिटी की वैरायटी है, लेकिन वो वैरायटी हमारी यूनिवर्सिटी से फेल हो गई, रिलीज नहीं हो पाई, तो किसी किसान ने या किसी व्यापारिक कंपनी ने उसको ब्लैक गोल्ड के नाम से मार्केट में उतार दिया, बहुत चल रही है, धूम मचाया दी थी। अच्छी वैरायटी है सोयाबीन, एलोमोजिक नहीं लगता, एलोमोजिक भी नहीं है। तो ये तो हुई सोयाबीन की बात। और आपका उड़द की वैरायटी भी बहुत सारी है जिनमें पीला मोजेक नहीं लगता, जैसे IPU 13-1 अच्छी वैरायटी है, इसमें पीला मोजेक का प्रकोप नहीं होता, है ना। एक IPU 2-43 है, इसमें भी पीला मोजेक नहीं आता। एक आपका इंदिरा उड़द प्रथम है, इंदिरा उड़द प्रथम, इसमें भी पीला मोजेक नहीं आता। एक IPU 94-1 है, इसमें भी पीला मोजेक नहीं आता। तो ये मतलब कम से कम हम आधी समस्या तो बच गए ना। पीला मोजेक आया तो फिर हम दवाई डालते घूमते हैं, कहीं ना कहीं उपाय करते हैं उसके लिए। रेजिस्टेंट वैरायटी लेने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ना। इसी तरह आपका मूंग में शिखा है, विराट है, MH 400 421 है, MH 430 है, और पूसा विशाल है ना। नहीं लिख पाए, जल्दी जल्दी बोल दिए आपको। पूसा इधर राजस्थान में चलती है। हाँ, पूसा विशाल है आपका, क्या नाम, एक TJ ट्रॉम्बे जवाहर, ये सब TJM। देसी वैरायटी है जो आप बता हाँ सब देसी ही है, मतलब देसी में इम्प्रूव है ये, अच्छा, और प्रोडक्शन ज़्यादा है उसका। मतलब इनको हम हाइब्रिड नेचुरल नहीं है। फार्मिंग, हाइब्रिड नहीं है, नेचुरल फार्मिंग में उपयोग कर सकते हैं। अब देखो सीड कोई देसी नहीं होता, मतलब सीड कोई ऑर्गेनिक नहीं होता, सही बात बताएं, चल रहा है ऑर्गेनिक का। हमसे भी लेने आए बीज, एक यहाँ डेला खिड़ी फार्म है दिशा में, ये छिंदवाड़ा में, तो उनको उनका फार्म गवर्नमेंट ने जैविक घोषित कर दिया, तो वो हमसे बीज लेने आए, तो हमने बीज दे दिया उनको कि सर वो हमें तो जैविक बीज चाहिए। हमने कहा यार जैविक बीज तो नहीं है, तो हमने उनसे बिल जो उनको दिया था वो बिल उनसे वापस ले लिया, और हमने अपने बिल बुक में उसको चिपका के कैंसिल कर दिया, और बीज अंदर रखवा दिया। हमने जैविक नहीं है, आपने पहले नहीं बताया हमें। अब वो 10-15 मिनट वो बातचीत करते रहे, किसी फोन लगाया, बोले ले आओ उनसे ये लिखवा लेना कि उसमें कोई रसायन उपयोग नहीं किया। अरे प्रश्न का ये कौन सी बात होती है यार, जब हम फार्म पे बीज उत्पादन कर रहे हैं तो हमने उसमें विडीसाइड भी डाला होगा, हमने उसमें इंसेक्टिसाइड भी डाला होगा, हमने उसमें फंजीसाइड भी डाला होगा, हमने उसमें फर्टिलाइजर भी डाले होंगे। ये तो ऐसी बात आप कर रहे हो कि तो बोले सर आप तो लिख के दे दो बस, हमारे इतने में काम हो जाए। तो फिर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा देख आप जिससे भी बात कर रहे थे या जहाँ भी बात कर रहे थे, बीज जैविक कैसे होगा जब वो जैविक भूमि में उगाया जाता है ना। सबसे पहले अब जब सर्टिफिकेशन की बात आपने की हो, शायद किसी ने आपको बताया हो, सर्टिफिकेशन जो होता है ऑर्गेनिक का, वो काय का होता है, फसल का नहीं होता, जमीन का होता है, सॉइल सर्टिफिकेशन होता है। तो जब हम एक कोई किस्म को लगातार 3 साल तक सर्टिफाइड लैंड में, जैविक लैंड में लगाएंगे तो हमारा बीज भी ऑर्गेनिक हो जाएगा। तो इनिशियली तो कहीं ना कहीं से तो आपको लेना पड़ेगा ना। तो हम पुरानी वैरायटी बहुत अच्छी है, टेस्ट अच्छा है उसका, रेजिस्टेंस है कई चीज़ों की, लेकिन कई वैरायटी ऐसी हैं जिनमें रेजिस्टेंस नहीं है। जैसे एक गेहूँ में किसी ने दिया था यहाँ पे, तो वो बहुत बचा के रखा उनने, लेकिन जब वो हमें देने आया 100 ग्राम, तो उसमें से 90 ग्राम बीज घुना हुआ था। बोले सर इसमें कीड़ा मानता ही नहीं, क्या कुछ भी कर लो, और ये जैविक है तो दवाई रखी नहीं इसमें।
हमने कहा दवाई है तो लेकिन उसको कीड़ों से तो बचाना पड़ेगा ना, उसमें रेजिस्टेंस नहीं है इतनी। हमारा इन जनरल जो हमारा गेहूँ है उसके अंदर रेजिस्टेंस है कि उसमें घुन लगता तो है, कम लगता है, लेकिन ये गेहूँ में क्योंकि ग्लूटीन ज़्यादा होगा, मीठा ज़्यादा होगा तो घुन ज़्यादा लग रहा है ना। तो आपको परिस्थिति उसको ऐसी देनी है कि कीड़े ना लगे। उसको आप ड्राई करके रखते, किसी बर्तन में उसको रखते आप जिसमें एयर टाइट, जैसे हवा नहीं जाती, तो आपका घुन नहीं लगता। तो बोले हाँ अगले बार सर से ये ऐसे नीम करो। की पत्ती और चूना रख करके हाँ, नीचे नीम की पत्ती रख दिया, पत्तियाँ, चूना रख दिया ऊपर 5 किलोग्राम नीम की पत्तियों का पाउडर 1 कुंटल अनाज के साथ हम मिला के रख दें तो घुन नहीं लगता। सूखी पत्तियाँ, और गीली चूना नहीं। भी रख सकते हैं, उससे क्या है चूना भी, नमक रख दें आप, जो ढेले वाला नमक है ना। चूने का प्रयोग अच्छा है। घरों में जो चावल और दाल हम रखते हैं, 1 किलो दाल या चावल के पीछे 50 ग्राम खड़ा नमक और 30-40 खड़ी मिर्च, अब वजन पता नहीं क्या होगा उसका, उसको मिक्स कर दे तो कभी उसमें कोई सूड़ी बुड़ी नहीं होगी, कोई कीड़ा नहीं लगेगा उसमें। क्यों कि वो नमी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं दोनों। नमक भी नमी को एब्जॉर्ब करता है और मिर्ची भी नमी को एब्जॉर्ब कर लेती है। नमी नहीं रहेगी, एयर टाइट रहेगा तो कीड़े नहीं होंगे। भाई जीवात जीवोत्पत्ति है ना, जीव से ही जीव का निर्माण होता है ना। अजीवात जीवोत्पत्ति तो नहीं है कि बिना जीव के ही जीव पैदा हो जाए, ऐसा तो नहीं हो ही सकता पृथ्वी पे। तो कहीं ना कहीं जीव है, उसी से जीव बन रहा है। तो हमें ऐसी कंडीशन वहाँ प्रोवाइड करना है कि उनका विकास, देखो कोई भी कीड़ा या बीमारी ये प्रकोप करेगा, इसके लिए 3 चीज़ों की जरूरत होती है, होस्ट, पैथोजन और एनवायरनमेंट। होस्ट मतलब जो फसल है उसमें प्रकोप करने के लिए कीड़ा होना चाहिए, और कीड़ा होने के साथ साथ वातावरण की परिस्थितियां भी उपयुक्त होनी चाहिए। अगर वातावरण की परिस्थितियां फेवरेबल नहीं है तो कीड़ा रहते हुए भी नुकसान नहीं करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग में, कंडीशन नहीं दे रहे उसको। होस्ट तो है वहाँ, पैथोजन भी है, माने इंसेक्ट भी है, होस्ट भी है, लेकिन वहाँ इन्वायरमेंटल कंडीशन ऐसी है कि वो नुकसान नहीं कर पा रहे, है ना। तो ये 3 चीज़ों में समन्वय नहीं हो पाएगा तो बीमारी या कीड़ों का प्रयोग नहीं होगा। तो आप इन सारे उपायों को करेंगे तो आपकी खेती बहुत अच्छी खुशहाल हो जाएगी। फिर अभी तो कब तक है सर फिर कभी एक आध दिन मौका लगेगा। हाँ हाँ बता। इम्प्रूव्ड हाइब्रिड और जीएमओ, इसका क्लियर डिफरेंस बता दीजिएगा। इम्प्रूव्ड हाइब्रिड, इम्प्रूव्ड हाइब्रिड और जीएमओ। देखिए हाइब्रिड में ऐसा है कि हाइब्रिड तो एक सिस्टम है बीज निर्माण का। मतलब हमने देखो बीज जो निर्माण होता है वो 2 तरीके होते हैं, एक सिलेक्शन और एक होता है हाइब्रिडाइजेशन। सिलेक्शन में हम क्या करते हैं कि जो हमारी देसी मटेरियल है हमारा, उसी में से हम कुछ पौधों का सिंगल प्लांट सिलेक्शन करते हैं। मतलब मान लीजिए हमने इस पूरे कमरे बराबर जगह में 2 किलो कोई बीज बोया, हमने उसमें से अच्छे विग्रस ग्रोथ वाले 100 पौधों का चयन कर लिया, उसको हमने हार्वेस्ट कर लिया, उसको अगले साल फिर मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें से पौधों का चयन किया, और ऐसा 3-4-5 साल तक करने के बाद जो बहुत विग्रस ग्रोथ वाले, हाई यील्डिंग वाले, डिसीज और इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंट पौधे हैं, उनको हमने चयन कर लिया, वैरायटी बना दी। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल प्रोसेस हो गई। दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या है कि ऐसे पौधे जिनमें मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं, है ना, या सेल्फ पॉलिनेटेड में थोड़ा कठिन होता है उसको करना। हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं कि 1 लाइन मेल की, 2 लाइन फीमेल की, 1 लाइन मेल की, फिर 2 लाइन फीमेल की, 1 लाइन मेल की, ऐसे लगाते हैं। और जब उनमें फ्लावर्स शुरू हो जाते हैं आने, तो हम खुद उसका या तो नेचुरली या हम स्वयं उसमें मेल के जो एंथर्स हैं, मेल जो पराग कण हैं, उनको फीमेल के अंदर एंटर करते हैं तक पहुंचाने का काम करते हैं। या तो वो नेचुरली हो जाता है या हम खुद उसको इमेस्कुलेशन से, या कोई तरीके हैं उसके अलग अलग, तो साइंटिस्ट को उससे जो बीज निकलता है वो हाइब्रिड हो गया। तो अब हो क्या रहा है कि जो हमारी देसी वैरायटी है उनमें हमें हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत ही नहीं है, या हम अपने आप ही उसका सिलेक्शन करके हम अच्छी वैरायटी लगा। लेकिन अगर हमें कोई बाहरी लक्षण उसमें इंटर करना है तो मेल हम चेंज करेंगे, है ना, तो फिर वो हमारा इंडिजिनियस मटेरियल नहीं रह गया ना, वो हमारा कोई और मटेरियल हो गया। उस मटेरियल को हमने वहाँ इंजेक्ट किया तो वो फिर हमारा देसी नहीं रहता, तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और जीएमओ उससे भी एडवांस है। जीएमओ में हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलरली कोई एक जीन हम वहाँ इंजेक्ट करते हैं उसमें सेलेक्ट करके ब्रीडिंग के दौरान, तो वो और हाइब्रिड की और एडवांस स्टेज है जीएमओ, है ना। जैसे मान लो अभी ये जो बीटी कॉटन आया ना, तो चूंकि कॉटन में बोरर्स की बहुत समस्या थी, डेडू छेदक जो कीड़े लगते थे वो बहुत ज़्यादा लगते थे, तो रिप्लेंट की तरह हमने क्या किया कि
उसमें जो है बैसिलस थूरिंजेंसिस का एक जीन हमने उसमें डाल दिया। वो कीड़ों ने उसको खाना कम कर दिया। इसको कहते हैं क्रॉस प्रोटेक्शन, इस प्रक्रिया को। अभी 2 साल पुरानी बात देखो ना, हम सबको क्या हुआ है, हम सब ने कोविड में जो वो लगवाया है इंजेक्शन, वैक्सीन लगवाया, उसमें क्या है, बेसिकली उसके अंदर भी एक वायरस है जो हमारा माइल्ड स्ट्रेन है। माइल्ड स्ट्रेन मतलब जो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, रिसेसिव रहेगा, लेकिन वो लग जाने की वजह से जो हमारा एग्रेसिव विषाणु है वो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ग्राफ्टिंग जो है सर वो फॉर्म ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है। हाँ ग्राफ्टिंग और टिश्यू कल्चर जो हमारा कंडीशन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो अगर आप उसमें इंडिजिनस मटेरियल उपयोग कर रहे हैं, उसमें मटेरियल पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए हमने हमारे यहाँ इलाहाबाद सफेदा जो अमरूद है, यस सर। इसी को हमने ग्राफ्ट किया तो वो हमारे लिए देसी हो गया वो। लेकिन अगर हमने इलाहाबाद सफेदा या देसी अमरूद के पौधे पे कोई दूसरा और कहीं से हमने उसमें बर्ड ला के जोड़ दी, या आम में हमारा जो देसी मटेरियल था उसमें हमने कहीं बाहर से विदेश से ला के कोई जोड़ दिया, तो वो हमारा बाहर हो गया। अगर मान लो हमने अपनी इंडिजिनस कोई नई वैरायटी थी, पुरानी वैरायटी थी जिसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, उसको हमने अगर लगाया तो हमारा कोई समस्या नहीं है। तो आपको जो उसमें रूट स्टॉक है और सियान साइन जो दोनों को जोड़ा है, वो अगर हमारे नोन है और हमारे यहाँ की परिस्थितियों के हैं, तो वो हम बिल्कुल उपयोग कर सकते वो इम्प्रूव्ड होगा सर। हैं, अप्रूव्ड होगा, ग्राफ्टेड यूज कर सकते हैं। कर सकते हैं। नहीं, अब उसका पेरेंटल मटेरियल कहाँ का है, इस पर डिपेंड करता है ना। पेरेंटल मटेरियल कहाँ का है, उसको कलेक्शन करने के लिए हाँ, कितना पेरेंटल मटेरियल अगर आपका नोन है तो आप उसको उपयोग कर सकते हैं, वो बिल्कुल आपको परमिसेबल है। सर हिमाचल का सेब है और प्लेन्स का बेर है, हाँ उससे उन्होंने बना लिया है बेर, एप्पल बेर। हाँ हाँ, तो कर सकते हैं आप उपयोग, कोई दिक्कत नहीं। वो किस कैटेगरी में आएगा, इम्प्रूव्ड में आएगा या इम्प्रूव हाइब्रिड? में आएगा वो, Improved। हाइब्रिड में नहीं आएगा। और वहीं कैलिफोर्निया के सेब की स्टेम हाँ, लाके उसको लगा अपन दी, हाइब्रिड कह सकते हैं। वो हाइब्रिड हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे सर हमारा जो जंगली बैगन होता है पोलिनन टर्की, और उसके बाद जो हमारा नॉर्मल बैगन होता है उसमें जब ग्राफ्टिंग किया जाता है तो सर वो हमारा क्या होगा सर? नहीं तो अगर देसी दोनों वैरायटी है तो वो आपकी इम्प्रूव हो जाएगी ना, हाइब्रिड थोड़ी कहलाई, ग्राफ्टेड है वो, देसी में ग्राफ्टेड हो गया। और उसी में से जो अगर आपने कहीं बाहर का मटेरियल लेके आए आप, है ना, वो फिर आपका हाइब्रिड कहलाने लगे। सर उसी में जैसे हमारा तो जंगली बैगन है और टमाटर हमारा है, तो ग्राफ्टेड है तो हम उसको सर वो देसी माना जाएगा, वो आपका इम्प्रूव माना जाएगा। भाई बाहर की ब्रीड नहीं होनी चाहिए जिसको हम जानते नहीं हैं, जिसके ओरिजिनल कैरेक्टर हमें पता नहीं है, जिसका पेरेंटल मटेरियल का हमें ज्ञान नहीं है, उसको अगर हम उपयोग करेंगे तो वो हमारे सिस्टम के बाहर की चीज़ हो जाएगी। आप कर सकते हैं उपयोग मटेरियल, जैसे अभी आप देख रहे हैं जितना बैगन आ रहा है, ये सब जीएम बैगन आ रहा है, ये सब ब्लैक मार्केट के थ्रू आ रहा है। बैगन का बीज कितना लगता है, जरा सा बीज लगता ही है ना। एक कार में रख के इतना आ जाएगा कि पूरे 10 जिलों को हो जाएगा, है ना। तो वो तो ये जो पपाया आ रहा है जितना भी, ये सब हाइब्रिड हाँ हाइब्रिड नाम है, वो सब जीएम आ रहा है, सब्जियां सब। अरे देश में क्या नहीं आ रहा है ये बताओ आप, हैं? सिस्टम तो एक हमारे वो केमिस्ट्री देश में क्या नहीं हो रहा, लेकिन नाम हो रहा है, पूरा आ रहा है बाहर से। और जो बाहर से आ रहा है जिसमें अभी आलू आपका आ रहा है, बाहर का आलू आ रहा है अपने यहाँ का। हमने अभी हमारे यहाँ एक डिसीज देखी फाइटोफथोरा से होती है, वो लेट ब्लाइट। हमारे सागर जिले में या इस पर्टिकुलर मध्य प्रदेश के इस रीजन में लेट ब्लाइट का कभी प्रकोप नहीं है ना। लेकिन अभी हमें आलू में लेट ब्लाइट मिला, हमने फोटो भी खींची थी हमारे खुद ही। हम आलू, अब वो आलू कहाँ से आया, फर्रुखाबाद से आया था। अब वो चूंकि वहाँ ठंडा क्षेत्र है, वहाँ पे लेट ब्लाइट का प्रकोप होता है, तो वो बीमारी बीज के साथ आ गई। अब वो एक बार उसके पत्ते झड़ जाएंगे वहाँ, अब वो बार बार बीमारी आएगी, जमीन में चला जाएगा। इसीलिए हमें कोई भी मटेरियल हम जो उपयोग कर रहे हैं, हमें हमारा नॉन मटेरियल उपयोग करना है। वो आलू हमने ले लिया, किसान खरीद के लाए थे 1 ट्रक, मैंने भी ले लिया उनसे 2 कुंटल। अब वो ज़मीन हमारी, अब पता नहीं 10 साल तक उसका परपेचुएशन होना है, कब तक होना है, वो ज़मीन में आलू 10 साल भी बाद भी लगाएंगे तो बीमारी आएगी। ये सब समस्याएं हैं, अब इस पर किसी का ध्यान नहीं है। हाई वैरायटी और ज़्यादा प्रोडक्शन पे किसान का दिमाग है। सरकार भी यही कह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन बढ़ाओ, लोगों को अवेलेबिलिटी हो फूड ग्रेन्स की, है ना। तो अब वो ज़्यादा के चक्कर में हम अपनी पुरानी चीज़ों को भूल रहे हैं, तो खराब हो रही चीज़ें। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो हमारा इंडिजिनियस कोई मटेरियल हो हमारे यहाँ। जैसे मान लो अमरूद बहुत अच्छा है, हमारा पपीता बहुत अच्छा है, हमारे
आम के पौधे बहुत अच्छे हैं, उनसे हम ग्राफ्टिंग करके दूसरे पौधे बना लेते हैं। कोई आंवला मान लीजिए हमारा देसी कोई बहुत अच्छा है, होता है ऐसा, उसकी हम ग्राफ्ट लगा के उसमें लगा दें। बेर हमारे यहाँ कोई बहुत अच्छा है जो नॉन मटेरियल है, उसको हम बडिंग कर लें। हमारा शिमला का है तो भी चल जाएगा, पर हम अमेरिका से लेके आए तो वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगी। क्योंकि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, न्यूट्रिएंट वैल्यू भी क्या है उसकी, वो अमेरिका वाले बताएंगे। सर हाइब्रिड तो हमारे सर इंडिया का है सर। हाँ हाइब्रिड इंडिया का है, नहीं हाइब्रिड को तो परमिशन ही नहीं है ना जैविक खेती में, क्योंकि उसका जो पेरेंट है वो कहीं ना कहीं बाहर का होगा। कितना आप उसकी वो सर प्रोजेनी, उसका सर हम लोग करेक्टर कैसे देखेंगे कि सर कहाँ से आया है? वो तो 6-7 क्रॉप पहले तक की लगानी पड़ेगी, हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। वो आपका काम नहीं है ना, मेरा काम है। उस काम में जैविक प्राकृतिक के बारे में आप तो चर्चा देसी, करनी है। हाँ देसी बीजों की बात करें विषय ना, पर चर्चा करने से कोई लाभ सभी की हमारे पास देसी वैरायटी है जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, हम उन्हीं का उपयोग करें। हाइब्रिड को हमें ले ही नहीं जाना, हाइब्रिड की परमिशन ही नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। नहीं तो सर सर हाँ। जैसे आप अभी बोल रहे थे कि कोई बीज देसी नहीं होता हाँ है ना, अब जैसे हाइब्रिड बीज ही है, अगर उसको अपन जैविक जमीन पे हाइब्रिड बीज आपने एक बार उगाया, हाँ। फिर बीज कैसे बनाओगे आप उसका, फिर आपको दूसरा फिर खरीदना पड़ेगा। हाइब्रिड में एक केवल पीढ़ी जो होती है उसकी क्रॉप अच्छी आती है, जी। और जब दूसरी आप लगाओगे उसी का बीज लगाओगे वो अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए हाइब्रिड आपको परमिशन नहीं, क्योंकि आप उसको बीज को तैयार नहीं नहीं कर कर सकते। ये बात, इम्प्रूव वैरायटी आप लगाएंगे उसका बीज आप बार बार तैयार कर सकते ठीक हैं। इसलिए ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर त्रिपाठी सर का। बहुत सारी गहरी और अनुभवी बातें कही जो शायद आपको सुनने और सीखने को नहीं मिली होंगी, तो निश्चित तौर पे आपका ज्ञानवर्धन हुआ। इंसेक्ट के बारे में उन्होंने बहुत ही डीप में और डिटेल में बताया कि कैसे हम अपना इंसेक्ट मैनेजमेंट नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग में कर सकते हैं, और कीड़ों को मतलब जो है ना बिना पेस्टिसाइड डाले भी हम फिज़िकली और टेक्निकल रूप से कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही जो है आवश्यक जानकारी थी जो उन्होंने आप तक पहुंचाई। मैं हृदयपूर्वक उनका आभारी हूँ कि वो इतने अपने व्यस्ततम समय में हमारे बीच में पहुँचे। उनके बहुत कार्यक्रम लगे रहते हैं, मैं 5 दिन से लगातार प्रयास कर रहा था कि उनका आगमन हो, पर आज भी जो है ना उनका एक कार्यक्रम ऑलरेडी था, उन्होंने फ़ोन बंद किया क्योंकि OKVK में मुझे भी मालूम है वो मिश्रा जी हमको भी बुला रहे हैं। तो आयुष वालों का एक प्रोग्राम था, वो छोड़ के आप घर का प्रोग्राम छोड़ के इधर आए। मैं हृदयपूर्वक वापस जो है ना क्षेत्रीय जैविक कृषि केंद्र नागपुर और उन्नत कृषि अभियान परिषद की तरफ से बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और मैं जी एक किताब हमने ये लिखी थी अभी, मेरे क्या पास तो बात? 5-6 किताबें हैं मेरी, ये सबसे पतली किताब है, इससे मोटी वाली भी है, पर ये इसमें इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट की बहुत वो सारे तरीके जो आपको मैंने बताए हैं वो है, जी साथ में पेस्टिसाइड का भी है इसमें, क्योंकि वो तो हमारा अंग है। तो मैं ये किताब चौरसिया जो गिफ्ट कर रहा हूँ, और आप इसको अभी पैक है ये, जी। इसको खोल के आप लोग भी देख लेना। जरूर अगर आपको ये ठीक लगे तो इसकी 250 रुपये कीमत है, वैसे तो इसकी कीमत ज़्यादा है, जी 995 रुपये कंपनी ने रखी, लेकिन मैंने 250 की खरीदी है ये कंपनी से, क्योंकि वो उन्होंने कहा 50-100 किताबें तो ले ही लो आप कम से कम, तो मैंने कहा ठीक है मैं ले लेता हूँ। तो कभी आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी तो आप अगर खरीदना हो तो आप इसको परचेज कर सकते हो। तो मैं चौरसिया जी को इसको गिफ्ट मैं एक बात डॉक्टर साहब को अवगत कराना चाहता हूँ कि ये जो जिसमें हम लोग सब लोग बैठे हैं, जी ये बेसिकली एक लाइब्रेरी का एक परिसर है, जिसको हमने एक परिकल्पना के माध्यम से ही बनाया है कि कैसे देश भर के लोग यहाँ पर आते हैं और हमारा जो भी हमारा ज्ञान है बेसिकली वो बिखरा पड़ा हुआ है, एक जगह संग्रह नहीं है उसका। तो हमारे दिमाग में आया कि यहाँ पर एक लाइब्रेरी होना चाहिए, तो किसानों के लिए ये पूरा लाइब्रेरी का निर्माण किया, उसमें आपकी बुक भी जो है ना रखी जाएगी ऐसा तो उद्घाटन हो गया। हाँ उद्घाटन हो गया। तो ये बुक ही इस लाइब्रेरी का हिस्सा बनेगी, पूरे देश दुनिया के जो भी किसान आएंगे तो निश्चित तौर पे वो भी इसका ज्ञान ले पाएंगे, और इसमें जो भी उनको अगर अपने यहाँ रखनी है तो वो ये सारी डिटेल्स भी इसमें दी होगी, तो निश्चित तौर पे वो अपने यहाँ भी रख सकते हैं। तो ऐसे इसमें हमने बहुत सारी सर बुकें जो है ना इन 15 सालों में जो भी हमें ज्ञान मिला कुदरत से या लोगों ने दिया या जो भी जहाँ से भी मिला उसका हमने कलेक्शन किया हुआ। तो लगभग ऐसी 5000 बुकों से ये पुस्तकालय शुरू होने वाला है। तो बस जल्द ही इसका उद्घाटन समारोह होगा, तो आप भी उसमें आसक्त रहेंगे।
और इससे निश्चित तौर पर पूरे देश दुनिया को फ़ायदा होगा। और इसमें भारत की जितनी भी हमारी एग्रीकल्चर की वैदिक ज्ञान है, परंपरा है, विधियां हैं, अलग अलग वैज्ञानिकों का अनुभव है, अलग अलग हमारे किसान भाइयों का भी बहुत सारा एक्सपेरिमेंट है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र के काम में आ सकता है। तो उसका एक संग्रहालय है ये यहाँ पर बना है। तो ये पूरा बैम्बू स्ट्रक्चर पे ही बनाया है, पूरा बिना कंक्रीट का और बिना आयरन का। और ये निश्चित तौर पे अभी 1 से 2 महीने के अंदर इसका इनॉर्गेशन हम लोग करेंगे। तो ये पूरा अभी इसमें थोड़ा और फिनिशिंग का काम रह गया, रैक वगैरह बनने हैं। तो 5000 पुस्तकों से शुरू होगा ये किसानों के लिए भारतीय कृषि ग्रंथालय। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब का, माननीय अशोक भाई साहब का, और नागपुर रीजनल सेंटर से पधारे हमारे शिव कुमार पटेल जी का, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा एक ब्रेक 10 मिनट का, फिर वापस हम लोग वापस बैठेंगे। चले, नमस्कार। नमस्कार।